बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक। गुड मॉर्निंग जी, मैं हूं हसैन लियाकत और आज एक बड़ा दिन है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स से पहले हैं। एक मिनट आप बहुत तेज मत बने, आप कवर करने की कोशिश करें। कल नाज़रीन प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने बताया था आपको कि हसनैन ने बड़ी ही कोशिश की कि मेरे साथ इनके ड्रेस की मैचिंग हो जाए, जो कि नहीं हो पाई थी। मुझे पता है आप मेरी तरह अच्छा लगना चाहते हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ये कामयाब हो गए। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। मेरा ख्याल है आप कामयाब हुई हैं। नहीं, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। आप मेरे साथ मैचिंग करने में, लेकिन आप anyways, अच्छे फिर भी नहीं लग रहे, ज्यादा मैं ही अच्छी लग रही हूं। चले अब आप बात चलें जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। और आज बड़ा दिन है निमरा, जिस तरह मैंने पहले कहा। बांग्लादेश के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं। फिर कल DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे DGISPR बैग यू पार्डन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। 9 मई से मुतालिक फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। इस मौक़िफ़ में ना कोई तब्दीली आई है और ना आएगी, DGISPR का ये कहना है। बिल्कुल जी। और कल आपने देखा होगा अपनी स्क्रीन पे थ्रू आउट द डे हमारे पास जो ब्रेकिंग न्यूज आती रही बांग्लादेश से, और बांग्लादेश की सूरत हाल जो कि इंतहाई तशवीशनाक भी साबित हुई। बांग्लादेश में तलबा ने, स्टूडेंट्स ने फाइनली एहतजाज जो उनका कामयाब हुआ। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक और बांग्लादेशी वजीर आजम मुस्ताफी हो गई। प्रोग्राम में आगे जाके इस पर भी बात करेंगे कि ये हुआ क्या है और अब क्या होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। घर को आग लग गई। घर के चिराग से डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का कातिल उनका अपना बेटा कयूम निकला। यस बिल्कुल। और फिर आज हम आपको मिलवाएंगे जी एक ऐसे नौजवान से जो कीड़े पालकर 20 लाख रुपए तक कमा लेता है। कैसे कर लेते हैं लोग, मतलब हम कीड़ों को मार देते हैं आज मुलाकात या तो उनको बाहर कहीं फेंकते हैं। आज फिर आपको मैं सिखाऊंगी 20 लाख रुपया कमाने का तरीका। और फिर नाज़रीन हम बात करेंगे ऑल्सो पाकिस्तान में सारिफीन को सुस्त इंटरनेट और सोशल मीडिया तक रसाई में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं आज के प्रोग्राम में कि ये मसाइल का सामना आपको क्यों करना पड़ा है। शार्क कोई शरारतें कर रही है या फिर कोई और मसाइल है। बिल्कुल। और बात करेंगे क्या एकेडमिक अच्छे ग्रेड्स लेने में नाकाम बच्चा हर मैदान में नाकाम होता है या नहीं होता। जिंदगी के मैदान में उसको आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। ऐसे मेहमान से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जो ऐसे लड़कों के साथ मेरा ख्याल है कि इज़हार हमदर्दी भी होगी कि जो एकेडमिक्स में अच्छे नहीं होते, लेकिन उनको बताएंगे कि आप हॉबीज में आगे पीछे क्या कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल जी। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं, अपनी स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज हम आपके लिए क्या स्टोरीज लेकर आए। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम बात करने लगे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक, जो कि गुज़श्ता रोज हुई। उसमें उन्होंने ये कहा कि बैनुल-अक़वामी सियासी लॉबिंग फर्म्स को हायर करके पाकिस्तान के सरकारी दौरों पर एहतजाज कराए जा रहे हैं। इसका मकसद पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाना है और इंतशार फैलाना है ताकि मुल्क में बदअमनी बढ़े। और साथ ही फिर DGISPR का ये भी कहना था कि कुछ ताकतें पाकिस्तान में ऐसी हैं जो कि अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती हैं और ये नहीं चाहती कि मुल्क तरक्की करे, और इनकी साजिशों के पीछे माली मफादात छुपे हैं। DGISPR ने कौम से ये अपील की कि वो इन साजिशों के खिलाफ होशियार रहें और इत्तेहाद अपना बरकरार रखे, जो कि बिल्कुल जायज़ बात है कि अगर कोई भी मुल्क मुखालिफ साजिश है, अगर कोई आपको अपने इदारों के खिलाफ उकसाता है या उस पर मजबूर करता है, तो आप उसके खिलाफ जरूर होशियार रहें। और इसी हवाले से हमारे पास एक शॉट मौजूद है प्रोपेगेंडे के हवाले से। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं DGISPR। हमें ये भी बाखूबी मालूम है कि बैरून मुल्क वो कौन से रियासती और गैर रियासती अनासिर हैं जो इस कैंपेन को प्रोलिफरेट करते हैं, इसको चलाते हैं, इसकी मदद करते हैं। जो सोशल मीडिया वहाँ से काम कर रहा है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जो बैरून मुल्क से बैठ के पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार फैलाने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए जो वहाँ पे एक्टिव हुआ है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल लॉबिंग की जाती है, जो मुलाकातें की जाती हैं, सरकारी दौरों पे एहतजाज कराए जाते हैं, सफारत खानों के सामने एहतजाज कराए जाते हैं, आपके ख्याल में ये ऐसे ही हुए जा रहा है? इसके पीछे एक पूरी कोऑर्डिनेटेड सोच और बहुत पैसा, लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती हैं, उन पे ही पैसा लगाया जाता है और एक बयानिया बनाया जाता है मायूसी का, इंतशार का, हालात बेकाबू हो गए, और एक मखसूस सियासी प्रोपेगेंडे को उठाया जाता है। ये जितनी एफर्ट की जा रही है, चाहे वो इंटेलेक्चुअली की जाती है, कोऑर्डिनेशन में की जाती है, पैसा लगा के की जाती है, जो बैरून मुल्क बैठ के इस पूरे सोशल मीडिया के, इस मुलाकातों के, इन प्रोटेस्ट के, इस पूरे बयानियों को लेके चल रहे हैं और इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो कोई ना कोई कीमत तो इसकी मांगेंगे, और वो कीमत है इंतशार। वो कीमत वो मांगते हैं कि पाकिस्तान में हमें इंतशार चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो इंतशार है उसके अंदर उनके फायदे हैं। मैं ये वाज़ेह करना चाहता
चाहता हूँ कि वो सियासी अज़ाइम रखने वाले जो इस बैरूने मुल्क इन बैसाखियों पे, इन कंधे पे चढ़ के मुल्क में इंतशार फैलाएंगे, उनको ना सिर्फ ये अफवाज पहचानती हैं बल्कि आप और अवाम सब पहचानते हैं। जी, तो DGISPR को आपने सुना और निमरा ये दबे अल्फाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पैगाम दे रहे थे कि हमारा वही मौक़िफ़ है, पहले माफ़ी मांगी जाए, उसके बाद हम हाँ सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांगी जाए, अवाम के सामने माफ़ी मांगी जाए और अपने जो किए हैं उनके ऊपर आप पानी नहीं फेर सकते। मुज़ाकरात का हमें अच्छा, वैसे मुज़ाकरात की बड़ी कोशिश की, सिपा सालार कहा, कभी तहरीक इंसाफ ने कभी क्या कहा, कभी क्या कहा। शायद उनको ये उम्मीद थी कि जब हम अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस लेकर आएंगे तो शायद हमें मुज़ाकरात कोई मिल सकते हैं, कोई डायलॉग हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल ऐसे निमरा, थोड़ा सा अगली स्टोरी की जानिब जाते हैं। आलमी मालियाती इदारे IMF से कर्ज लेने में कौन सी पार्टी आगे रही, इस हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी गई है। वजारत इक्तिसादी उमूर की जानिब से सेनेट की कायमा कमेटी में जमा करवाई गई दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आलमी मालियाती इदारे IMF से कर्ज लेने में सबसे आगे रही। 2008 से 2013 तक 5 अरब 23 करोड़ SDR या 7 अरब 72 करोड़ 59 लाख डॉलर से जायद कर्ज लिया गया। जी, और फिर मुस्लिम लीग नून ने 2013 से 2018 तक 4 अरब 39 करोड़ SDR या 6 अरब 48 करोड़ डॉलर से जायद कर्ज लिया। दस्तावेज के मुताबिक 2008 से 2013 तक, माजरत के साथ इंग्लिश में पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ना उर्दू वाले थोड़े IMF को 3 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज वापस किया गया, जबकि सूद की मद में IMF को 48 करोड़ 40 लाख डॉलर से ज्यादा अदायगियां की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की जो हुकूमत है उसने 2018 से 2022 तक 4 अरब 5 करोड़ से ज्यादा SDR कर्ज लिया, जो तकरीबन 6 अरब डॉलर बनता है। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 2 अरब 72 करोड़ SDR या 4 अरब 2 करोड़ डॉलर कर्ज लिया और 2018 से 2022 तक IMF को 79 करोड़ 11 लाख डॉलर सूद जो है अदा किया गया। जी हाँ, बिल्कुल ये तफसीलात हैं और इन तफसीलात के मुताबिक निमरा हमें लगता ही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कर्ज वापस भी दिया वो बड़ा कम था, लेकिन जो 2013 से 2018 की फिगर्स हमें पता चल रही हैं जो नून लीग की गवर्नमेंट थी उसमें ये था कि कर्ज भी लिया गया लेकिन उसको रिटर्न बैक भी किया गया। हाँ, ये तो है। चलें जी, अभी भी हम वैसे IMF के पास ही जा रहे हैं और कर्ज का सिलसिला जारी है। वैसे मेरी दिली ख्वाहिश है कि कभी हम कर्ज से बाहर निकलें और हमारे अपने मुल्क की मैशत इतनी स्ट्रांग हो कि हम लोग जो भी हमारे अखराजात हों हम अपने मुल्क से ही पैदा करें। चलें खैर आगे बढ़ते हैं, आपको एक और ख़बर भी आपको बताते हैं। शादी में शिरकत का दावतनामा भेजना रिवायत है। ऑब्वियसली आपने अपनी शादी पे कार्ड्स भी भिजवाए होंगे। डेफिनेटली सबको भिजवाते हैं, लेकिन ये जो खबर आप बता रही है ना, ये एक अनोखी खबर है पूरी दुनिया के लिए। अनोखी खबर है। वैसे कार्ड्स भेजना ही रिवायत होता है, लेकिन एक नौजवान जोड़े ने अपने रिश्तेदारों को शादी में ना बुलाने का अजीब व गरीब दावतनामा भेज दिया। दुनिया में एक ऐसा जोड़ा भी है जिसने अपनी शादी पर ऐसा मुनफरिद काम किया जिसने ना कभी देखा ना सुना और वो पढ़ा भी। जब ये कार्ड देखा सबने तो वह हैरान रह गए। बजट को मद्देनजर रखते हुए इस जोड़े ने मेहमानों की फहरिस्त को महदूद करने का फैसला किया और इस पर अमल दरामद के लिए हैरत अंगेज कदम उठाया। मज़कूरा ये जो जोड़ा है, इन्होंने जिन रिश्तेदारों को शादी में नहीं बुलाना था उन्हें कार्ड भेजा जिसमें यह इत्तला दी गई कि उन्हें शादी की तकरीब में मदऊ नहीं किया गया। इस कार्ड में लिखा गया है कि वो जल्द ही शादी कर रहे हैं और आप इस खास दिन में हमारे दिलों में हैं, ताहम हम आपको मदऊ नहीं कर रहे। क्या बात है, ये बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है। ये बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आपके पास इकोनॉमिकली कोई मामलात खराब हैं, आप माशी तौर पे लोगों को इनवाइट नहीं करना चाहते, तो एक नया दावतनामा आपके पास मौजूद है। इस दावतनामे को ये गलत हरकत है वैसे, माजरत के साथ चले गए। हम लोगों ने एक ऑड स्टोरी के तौर पर शेयर तो कर दी है, लेकिन ये बहुत ही गलत मैसेज है, क्योंकि अगर आपको किसी को नहीं बुलाना तो बस मत बुलाएं। बट दिस इज काइंड ऑफ अच्छा जस्ट नहीं है वैसे नहीं कि कार्ड बेच के उनको बताना कि आप हमारे दिलों में हैं, लेकिन हम आपको नहीं बुला सकते। दिलों में है तो वो पीपल वुड नो कि वो दिलों में है या नहीं है। आपको किसी को इस तरह ये इंसल्टिंग है कि आप कार्ड भेज रहे हैं किसी को और आप उस पर लिख रहे हैं कि हम आपको इनवाइट नहीं कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर बिग डे। दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी वर्किंग। खैर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, आज आपको पता है कि आज दिन कौन सा है? मुझे थोड़ा पता है, लेकिन आई थिंक आप स्कूबा डे की बात करें। हाँ, इंटरनेशनल स्कूबा डे की बात की जाए तो समुद्री मुहिम जोई का आलमी दिन है। आज दुनिया भर में इंटरनेशनल स्कूबा डे मनाया जा रहा है। एक ऐसा दिन है जो समुद्री मुहिम जोई के शौकीन अफराद के लिए मखसूस है। ये दिन समुद्री हयात और ज़ेर आब दुनिया की खूबसूरती को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्कूबा डे की बात की जाए तो ना सिर्फ समुद्री मुहिम जोई बल्कि इसको फ़रोग देने का ये दिन है, बल्कि ये समुद्री माहौल की हिफाजत का शऊर बेदार करने का भी एक मौका है।
इस दिन के मौके पर माहिरीन माहौलियात समुद्री आलूदगी के खिलाफ जो मुहिम है उसका आगाज़ करते हैं ताकि समुद्री हयात की बका को यकीनी बनाया जा सके। वेरी गुड। अच्छा खैर हसनैन, अभी हम आगे भी बढ़ते हैं और नाज़रीन हमारे पास इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, अफसोसनाक है, अल्लाह ताला रहम करे। असद उमर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको दिल का दौरा पड़ने की कुछ खबरें सामने आ रही हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वो पेश हुए थे आज और वहीं अदालत में उनको दिल का दौरा पड़ा। सप्तैन अली हमारे रिपोर्टर लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। सप्तैन अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा ये क्या वाकया हुआ है और अभी कैसे हैं असद उमर? जी वालेकुम सलाम। ये असद उमर साहब सादे दहशतगर्दी अदालत में आज वो जिना हाउस के मुकदमे में अदालत में पेश हुए थे। जब वो अदालत के कमरे में पहुंचे हैं तो अचानक उनको अटैक आया। वो नीचे जो है अदालत में गिर पड़े थे, जबकि उनके साथ जो जैन कुरैशी थे उन्होंने उनको फौरन उठाया और साथी जो कारकुन जो आज पेश उन्होंने उठा के इमरजेंसी उनको जो है वो PIC हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया गया। असद उमर जो है इस वक्त जो है सादे दहशतगर्दी अदालत में साने 9 मई गिराव के मुकदमे में आज उनकी जो है जमानत की जो म्याद खत्म होने पर आज वो अदालत में पेश हुए थे। इन सादे दहशतगर्दी अदालत के जज जो खालिद अरशद उनकी अदालत में उन्होंने पेश होकर जो हाजिरी जो मुकम्मल करवाई, उसके बाद उनकी जो तबीयत नासाज थी और अचानक वो हमें ये बताइएगा कि उनकी अभी की हालत के हवाले से बताइएगा, क्या वो स्टेबल हैं या फिर उनकी हालत तशवीशनाक है? अभी तो उनको थोड़ी देर पहले उनको अपनी मदद आप के तहत जो है उनको PIC हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, क्योंकि रेस्क्यू को कॉल की गई थी लेकिन रेस्क्यू जो वो लेट पहुंची। लेकिन उसके साथ जो जैन कुरैशी जो है और कुछ और वर्कर जो उन्होंने उनको हाथों पर उठा, आप CCTV फुटेज में देख सकते हैं कि उनकी हालत किस तरह नाजुक थी कि उनको हाथों पे उठाकर जो है लाकर बाहर जो प्राइवेट अपनी गाड़ी में उनको बिठाकर जो जैन कुरैशी वो उन्होंने हॉस्पिटल लेके गए हैं। लेकिन ये कंफर्म हो गया कि उनको दिल का ही दौरा पड़ा, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है तो डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। जराया तो भी यही बता रहे हैं, बल्कि मुसर्रत जमशेद चीमा जो वो भी अदालत में पेश, उन्होंने ये बताया कि उनको जो हार्ट अटैक आया जिसके बाद उनको जो अस्पताल मुंतकिल किया गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने इस हवाले से उन्होंने कहा है कि उनको अटैक की जो दिल की तकलीफ है जिसके बाद ओके सप्तान, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए, अल्लाह ताला रहम। तो नाज़रीन अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आपके साथ एक और खबर भी शेयर करते हैं। आज पाकिस्तान में नेशनल फ्रेश ब्रीथ डे मनाया जा रहा है, एक ऐसा दिन जो कि मुंह की सफाई और ताजगी की अहमियत को उजागर करते हैं। आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये दिन सेलिब्रेट करने की जरूरत है। जी हाँ, और इस डे का मकसद लोगों में मुंह की सफाई के हवाले से शऊर बेदार करना है ताकि हर कोई सेहतमंद, ताज़ा और खुशबूदार सांस के साथ जिंदगी गुजार सके। मुंह की सफाई हमारी मजमूई सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। दांतों की सफाई, मसूड़ों की देखभाल और मुंह की सफाई के उमूमी उसूलों पर अमल करना हमें ना सिर्फ मुंह की बीमारियों से महफूज रखता है बल्कि हमारी खुद एतमादी में भी इजाफा करता है। इस दिन का मकसद लोगों को इस बात की भी तरगीब देना है कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुंह की सफाई को एक मुस्तकिल मामूर बनाएं। आप बिल्कुल हमारे नबी जो हैं आप क्या पूछ रहे हैं हमारे नबी ने सफाई तो वैसे ऑब्वियसली हमारा निस्फ ईमान है और मुंह की सफाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हर खाने के बाद आपको मिसवाक करना और वजू के वक्त, नमाज के वक्त, किसी भी वक्त बहरहाल आपको वक्त मिले तो मिसवाक करना सुन्नत है। बाय द वे जो आजकल हम किसी और तरफ निकल पड़े ये सुन्नत नहीं है। खैर बहरहाल मुसलमान होने की हैसियत अगर मिसवाक पॉसिबल है तो ज़रूर मिसवाक इस्तेमाल किया करें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। और इमाम मस्जिद अक्सा के इमाम जो हैं जिनका नाम शेख अकरमा साबरी है उनको इस्राएली हुक्काम की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया। खुतबे के बाद खुतबा जो जुमा का उन्होंने दिया उसके बाद गिरफ्तार किया गया। और क्यों गिरफ्तार किया गया निमरा, ये आप बताइए कि उनका जुर्म क्या था? जुर्म उनका सिर्फ सच बोलना ही था। जाहिर है वो इमाम है मस्जिद के और शेख अकरमा सबरी ने अपने खुतबे में इस्माइल हानिया के इंतकाल पर ताज़ियत की थी और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया था। सो इसराइली हुकाम ने उन पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने अपने खुतबे में इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई और अवाम को भड़काया। उनकी गिरफ्तारी के बाद मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द कशीदगी में इजाफा हुआ और फ़लस्तीनी अवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और निमरा इस वक्त हमारी सोशल स्टोरीज जो है, टॉक इन टाउन स्टोरीज हैं, उनको तो हमने डिस्कस किया, लेकिन अब एक और ऐसी स्टोरी है जो कि हमें भी करनी है और अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी बात करनी है। डॉक्टर शाहिद कत्ल केस के हवाले से तफसीलात लेंगे। निजी हॉस्पिटल की अगर बात की जाए, निजी हॉस्पिटल के मालिक और PTI के बानी रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को गुज़श्ता जुमे के रोज़ कत्ल किया गया था और उनका जो कातिल है वो उनका अपना ही बेटा राजीऊन। और नादिर चौधरी हमारे रिपोर्टर इस पे हमारे साथ मौजूद है। नादिर अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। नादिर, अपडेट दीजिएगा, ये क्या मामला है डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी से मुतालिक? ये अगर इसको सफाकाना हरकत कहा जाए तो बेजाना होगा कि हमेशा हम देखते आए हैं कि टारगेट किलिंग होती है, पैसे दिए जाते हैं, मुखालफिन को मरवाया जाता है। लेकिन आज का जो मामला है जो CIA की तफ्तीश में सामने आया है, ये दिल दहला देने वाला जो है वो वाक़या है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, समाजी कारकुन भी रह चुके हैं और अभी भी जो है वो शहरी की खिदमत कर रहे हैं। मज़ेदारी की बात आपको ये बताएं, अगर हम आपको सीक्वेंस के साथ बताएं तो ये है कि सुबह से जो है उसकी गाड़ी जो है वो अपने बाप की जो है वो रैकी कर रही थी। 9:50 पे गाड़ी जो है उसका पीछा कर रही है और पीछा करते 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 वो मुलजमान को सारी डिटेल दे रहा है। ये अच्छा। वो बेटा है जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, जो कि हमें उनके ख़ानदानी ज़राए से मालूम हुआ कि कयूम जो है, जो उनका बेटा है, वो उनको बहुत ज़्यादा प्यारा था। कयूम जो है वो किसी लड़की से प्यार करता था, शादी करना चाह रहा था, लेकिन मकतूल जो थे वो उस शादी के खिलाफ थे। इसके जो शादी के खिलाफ होने की वजह से बाप बेटे में मुतअद्दिद बार जो है वो झगड़ा वगैरह भी हुआ और इस हवाले से जो है वो तनाज़ा यहाँ तक पहुँचा कि जनवरी में भी जो है वो उनको कत्ल करने की जो है वो कोशिश की गई। 50 लाख के एवज जो है शूटर हायर किए बेटे ने, लेकिन उस वक्त जो है ये बच गए थे उस कातलाना हमले में। लेकिन उसके बाद उनके दोस्त हैं, कयूम जो मुलजम है उसका दोस्त है, उसने कहा कि यार सस्ता शूटर लेके आएंगे तो यही कुछ होगा ना, थोड़े पैसे खर्च करें ताकि आपका जो टारगेट है वो तो अचीव हो ना। तो नादिर, 2 ये बड़ा करोड़ रुपए में ये सफाकाना वाली डील कत्ल हुई है और जिसमें ये बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। इसकी तफसीलात कुछ पता चली है कि बेटे ने बाप को क्यों कत्ल किया? वो जी ये शादी का मामला है, पसंद की शादी ये करना चाह रहे थे, किसी लड़की को पसंद कर रहे थे और मकतूल जो डॉक्टर शाहिद सिद्दीक हैं वो इस शादी के खिलाफ थे और वो वहां पर अपने बेटे कयूम की शादी नहीं करना चाह रहे थे, जिस वजह से कयूम ने जो है वो ये इंतहाई कदम उठाया और दोस्त ने जो है वो पहला भी शूटर ला कर दिया। 2000 साल जो है वो 1 जनवरी को जो है वो बातचीत इनकी चली और जनवरी में उनके ऊपर फायरिंग हुई, लेकिन वो बच गए उसमें। उसी दोस्त ने अभी 2 करोड़ रुपए में जो है वो शूटर ला कर दिया, जिसने 4 गोलियां मारी और डॉक्टर शाहिद सिद्दीक जो है वो मौका पर ही जो है वो जाँ बहक हो गए। आपको एक और बात यहाँ पे बताएं कि ये जुमा की नमाज पढ़ के निकले थे। जी जुमा की नमाज पढ़ के बाहर निकले हैं, बैंक से रकम निकलवाई है, गरीबों में तकसीम की है। माशाल्लाह। उसके बाद ये अपने बेटे के साथ जो छोटा बेटा साजिद था उनके साथ गए, गाड़ी में बैठने लगे हैं तो शूटर ने जो है वो फायरिंग कर दी और ये मौका पर ही जो है वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। चले, अल्लाह ताला ऑर्गेनाइज्ड बरी की रहमत करे। नादिर, बहुत शुक्रिया। जिन्होंने मुलजिम को जो है जी नादिर, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत है, आपको पसंद की शादी करनी है और आपने किसी इंसान का कत्ल कर दिया, वो भी अपने बाप का। बिल्कुल ऐसे ही है और यहाँ पर दरिंदगी वक्त की हुआ तरह। चाहता है एक ब्रेक का शॉर्ट ब्रेक सी शामिल कमर्शियल ब्रेक करते हैं और गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक टू शो। अब हम पॉलिटिक्स के हवाले से बात करेंगे और मुल्क की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर काम नहीं कर रहा है जो मेरी टंग स्लिप हुआ करती है, आज वो हसनैन को वायरस लग गया। और जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठकर बात कर रहे हैं वो बेज़मीर लोग हैं जो पैसों के लिए मुल्क, अवाम और इदारों के खिलाफ बात करते हैं। बिल्कुल जी, और उनका ये भी कहना था कि ये एक माफिया है और ये माफिया नहीं चाहता कि मुल्क और कौम तरक्की करें। इस माफिया की कोशिश है कि अवामी तरक्की ना हो और अवाम का इस्तेहसाल हो सके। बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों के लोगों का इन्हिसार ईरान से तजारत पर है। अगर ईरानी सरहद बिल्कुल बंद कर देंगे तो माफिया को फौज के खिलाफ बात करने का मौका मिलेगा। कोशिश है ईरान से निमटने की और मतलब स्मगलिंग को जितना जिस हद तक मुमकिन हो उसको रोका जाए, इसकी कोशिश की जाएगी। बलोच यकजहती कमेटी का भी उन्होंने कुछ तज़किरा किया और कहा कि बलोच यकजहती कमेटी और उसकी नाम नेहाद क़यादत दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी है। ये बैरूनी फंडिंग और बयानिए पर जत्थे को जमा करके इंतशार फैलाते हैं। उनके बैरूनी सरपरस्त इंसानी हुकूक़ के नाम पर उनकी मदद करते हैं। बलोच राजी जो है वो उनकी ये प्रॉक्सी बेनकाब हो चुकी है।
बिल्कुल ऐसे ही है। और DGISPR की कल बड़ी मानी खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके हवाले से निम्रा ने अभी बताया, और इसमें मेरा ख्याल है कि उन्होंने क्या कहा फेक न्यूज़ के हवाले से, वो पहले हम सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। इस मौजू पे फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। डिजिटल दहशतगर्दी जो है, इसकी जो खिलाफ जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है ना, द फर्स्ट थिंग जिसने इस डिजिटल दहशतगर्दी को काबू करना है, इसका तदारक करना है, वो है कानून। अनफॉर्चुनेटली आप उसके सामने है कि जो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, मीडिया में भी किसी हद तक, लेकिन बहुत हद तक सोशल मीडिया में ये बहुत ज़्यादा किया जाता है। फेक न्यूज़ डाली जाती हैं, गलत तस्वीरें डाली जाती हैं, डॉक्टर्ड इमेजेस डाले जाते हैं, आवाम के जहन में कन्फ्यूजन डाली जाती है, सबके सामने हो रहा है, गलत बातचीत की जाती है, खुल के गलत बातचीत करते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन कानून उसके अगेंस्ट अपना रास्ता उस तरह नहीं बना रहा जिस तरह इसको बनाना चाहिए। ताहम जो अफवाज पाकिस्तान है वो इस मामले को बहुत सीरियस लेती, इसलिए जो भी शख्स, चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो मुल्क से बाहर हो, किसी रुतबे पे हो, किसी ओहदे पे हो, कोई उसका मकाम हो, अगर वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज़ में इन्वॉल्व होता है, तो फ़ौज उसके ख़िलाफ़ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। और उसकी मिसाल आपने देखी है। और जो आप बात कर रहे हैं उसका पूरा एक मुकम्मल ड्यू प्रोसेस है, वो एक तरीका है, और उस प्रोसेस के मुताबिक वो पूरा अमल मुकम्मल किया जाता है। और ये जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठ के बातचीत करते हैं, मैं इनको बदकिस्मत ही कहूँगा, क्योंकि ये वो बदकिस्मत बेज़मीर लोग हैं जो चंद पैसों की खातिर अपनी रियासत, अपने इदारों और अपने अवाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। जी, सो DGISPR क्या कह रहे हैं ये आपने सुना है। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी फवाद चौधरी। फवाद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। फवाद, बताइएगा कि DGISPR की जानिब से एक बार फिर से वाजे कर दिया गया कि 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उनसे हम कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, कोई रियायत का भी जिक्र नहीं आया। हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि शायद, क्योंकि खबरें जो सामने आ रही थी कि शायद PTI से कोई डील हो गई या कोई मुज़ाकरात की बातचीत है, PTI की तरफ से हमने थोड़ी बहुत लीनियंसी देखी है, लेकिन वी डोंट थिंक सो कि इट इज हैपनिंग। Well, it should happen. देखिए, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। आप जो पॉलिटिकल मसले होते हैं उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर से काबू नहीं पा सकते। 2 साल हो गए हैं इमरान खान को, PTI को ख़त्म करने के लिए क्या कोशिश है जो नहीं कर ली। अब 9 मई के बाद ज़ाहिर है 8 फरवरी हो चुका है, और 8 फरवरी की रियलिटी जो है उसको भी आपको सामने रखना पड़ेगा। खाली से 22 करोड़ आबादी का मुल्क नहीं चल सकता। आपको इसमें जो सियासत है उसके अंदर लचक होती है, और ये कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि जिसको आप मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से, पावर से, फोर्स से रिजॉल्व कर सकें। इट्स अ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को जो हल करने का तरीका है वो बातचीत है, वो गुफ्तगू है। और इमरान खान पाकिस्तान की सियासत की बहुत बड़ी रियलिटी है। उनसे बातचीत किए बगैर पाकिस्तान की सियासत नॉर्मल नहीं हो सकती। सो इस वक्त जो हालात हैं, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान में है, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है, और अब एक बहुत बड़ा जुडिशल क्राइसिस बना हुआ है। तो ये जो सारे बहरान हैं ये इस चीज़ का तगाजा करते हैं कि इमरान खान के साथ बातचीत की जाए और उनको पॉलिटिकल इंक्लूजन करके उनकी ये मामलात को सेटल किया जाए। लेकिन हम लोग जो जिस तरह से देख रहे हैं दोनों तरफ से कहीं पे हमें कोई लीनियंसी उस तरह से दिखाई नहीं देती जैसे कि होनी चाहिए, तो फिर तो ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे नहीं? PTI की तरफ से तो लीनियंसी है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा, PTI का भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन है, किसी दिन आपने सिपा सलार कह दिया, किसी दिन आपने कुछ और बात कह दी, तो वो भी फिर तजाद आ जाता है बयानात में भी। फवाद साहब, क्या आप समझते नहीं है, निम्रा बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें पता चलना था कि बर्फ पिघलनी है या नहीं पिघलनी। उन्होंने तो वो अपना मौकफ रख दिया कि हम पहले भी कह रहे थे दबे अल्फाज में कि आके माफी मांगे, उसके बाद बात होगी, अब भी हम हमारा वही मौकफ है। देखिए, माफी या कुछ की तो तलखियों की बातें हैं ना, तलखियों की बातें कम होंगी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर माफियों पे बात आए या ये हो जाए वो हो जाए, ये तो एक इजहार है ना तलखी का। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं वो तलखियां अफोर्ड नहीं कर सकते।
पाकिस्तान में जो इस वक्त एक हमारी जो भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन है वो दैट वारंट्स कि हम तलखियां कम करें। मैं समझता हूं कि इमरान खान ने जो बयानात दिए थे उनको रेसिप्रोकेट ज़्यादा तगड़े तरीके से करना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को। और इमरान खान पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी रियलिटी, उन्होंने कोई जो है सवा देखे ना 4 प्रेमिसेस के ऊपर सारा सिस्टम बना दिया गया था। पहला कि इमरान खान तो जी जेल में 30 दिन नहीं निकाल सकते, अब 1 साल हो गया उनको और वो उसी तरह से खड़े। फिर था कि जी अपना आप ये पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी खत्म नहीं हुई। फिर था कि जी ये बड़ा ये मसला हो जाएगा कि अरब जो हैं वो अरबों डॉलर यहाँ दे देंगे, वो नहीं हुआ। हमारी एक्सपोर्ट कर रहे थे 100 बिलियन डॉलर पे चली जाएगी, वो गिर गई है उल्टा। सो पाकिस्तान के अंदर जो भी प्रेमिसेस बनाए गए थे इमरान खान को और पीटीआई को ख़त्म करने के लिए, वो तो गलत साबित हुए। और इस वक्त अगर तो जिद करनी है तो फिर तो ज़ाहिर है कोई लॉजिक तो नहीं होता, जिद तो फिर जिद होती है, लेकिन इसका बहुत नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। और आई थिंक कि इस पॉलिसी पे इमीडिएट नजरसानी की जरूरत है। अच्छा, डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से फवाद साहब उन्होंने बहुत ज़्यादा जिक्र किया, डिजिटल दहशतगर्द क्या होते हैं, बल्कि वो इलेबोरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बैरूनी फंडिंग के हवाले से उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कहा कि बाज़ लोग एहतजाज कर रहे हैं और जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, मतलब कि उनकी तरफ से तो किसी किस्म का हमें रिलैक्सेशन नज़र नहीं आ रहा। नहीं, डिजिटल दहशतगर्दी तो एक हकीकत है। अगर आपको याद हो तो मेरा ख्याल है 2021 में हमने इन्फो लैब इंडिया की पकड़ी थी। एग्जैक्टली। और मैं उस वक्त इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर था और हमने वो सारी वेबसाइट्स निकाली थी कि हज़ारों की तादाद में जो जाली वेबसाइट्स गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रही हैं। इसके बाद मैं आपको एक और मिसाल दूँ, मसलन मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक वाक़या हुआ कि एक टिकटॉकर लड़की जो थी उसको वहाँ पे कुछ बुरा सलूक किया गया, टॉन्ट किया गया, ट्रोल किया गया, फिजिकली अब्यूज किया गया। जी, अब्यूज किया गया। उसके ऊपर सिर्फ एक जो इंडियन वेब चैनल है वियॉन, उन्होंने मेरा ख्याल है कि उस वक्त में हम देख रहे थे कि कोई 1200 मिनट की वीडियोस जो हैं वो निकाली, ओनली टू से कि पाकिस्तान में जो इस वक्त खवातीन हैं वो महफूज नहीं है। तो उन्होंने ये वीडियोस वहाँ पे निकाली। यस। तो ये एक प्रोपेगेंडा वॉर तो आपको पता है कि पुराना ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बल्कि हमेशा जंगी एक हरबे के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अब भी पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको इस्तेमाल करते हैं और वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए इस तरह की बातें और इस तरह की गुफ्तगू जो है वो जारी है। हाँ, उसकी जो सॉल्यूशंस बनाने हैं वो अलबत्ता ये डिजिटल इसके ऊपर एक्स पे पाबंदी लगाने से और आप सेंसरशिप्स उसका हल नहीं है। उसका हल ये है कि आप अपने ग्रेटर आइडियाज के साथ मैदान में उतरें और आइडियाज फिर आपको पता रोजाना सोचने पड़ते हैं और आपको रोजाना उनका मुकाबला करना पड़ता है। आइडिया का मुकाबला आइडिया से होता है, आइडिया का मुकाबला सेंसरशिप से नहीं। ठीक हो गया। अच्छा व्हाट्सएप, व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ हरबे आजमा लिए, कभी हरदर्मी भी दिखा ली और कभी लीनियंसी भी शो कर ली, उसके बावजूद मुज़ाकरात नहीं हुए, और दिस माइट बी द ओनली फैक्टर, ये जो इनकंसिस्टेंसी है इसकी वजह से शायद वो डायलॉग की टेबल तक नहीं आ रहे। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या करना चाहिए तहरीक इंसाफ को डायलॉग की उस टेबल तक आने के लिए? ये तो अब एस्टेब्लिशमेंट ने आना है। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ ने तो काफी कुछ कर लिया है एंड दे हैव शोन कि वो तो फवाद साहब, आपको नहीं लगता कि इनकंसिस्टेंसी नुकसान दे रही है तहरीक इंसाफ को? किसी दिन ये कहना कि माफी हमसे मांगनी चाहिए उल्टा इनको, या फिर किसी दिन सिपा सालार कह देना, ये भी तो तजाद की, जैसे मैंने पहले भी बात की थी ना, ये भी तो एक मसला हो सकता है। वो जब उनको रिस्पांस नहीं मिलेगा तो वो तो ग्रे में ही खेलेंगे ना। देखिए ना, ब्लैक एंड व्हाइट तो तब होता है बंदा जबकि पता हो कि रिजल्ट क्या होना है। ठीक, अगर आपको रिजल्ट का नहीं पता तो फिर तो आप ग्रे में ही रहेंगे ना। तो मेरा ये ख्याल है कि वो तो इसमें तो कोई दो राय अब नहीं है कि पीटीआई तो मुज़ाकरात करना चाहती है। और इसमें भी कोई और राय नहीं है कि मुज़ाकरात के अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन इज गोइंग डाउन एंड डाउन, पब्लिक मॉरल इज गोइंग डाउन एंड डाउन। अभी आप प्रोपेगेंडे की बात कर रही थी, एक और मैं आपको बताना ये चाहता था कि मसलन अभी एक हिंदुस्तान स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा हुआ कि पाकिस्तानी जो यूएई में है वो 50% से ज्यादा क्राइम में मुलव्वस है। बिल्कुल। और हमारी माशाल्लाह जो वजारत समंदर पार है
उन्होंने उस प्रोपेगेंडे को बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी डाटा के सेनेट की कमेटी में जो है वो पेश कर दिया और उसके ऊपर बड़ी दाद भी समेट ली। ये जो प्रोपेगेंडा वॉर्स होती हैं, इसमें बड़ी केयरफुल होना की जरूरत है। इंफॉर्मेशन आपके पास करेक्ट होने की जरूरत है। आप अपने ही पाकिस्तानियों को पीछे पड़ गए क्योंकि वहाँ पे एक इंडियन लॉबी जो थी वो ये चाहती थी। सो आई थिंक ये इन्होंने काफी जो है इस तरह की इश्यूज हैं जिसमें इस वक्त डिजिटल वॉरफेयर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आइडियाज हमें चाहिए। और पीटीआई का और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डायलॉग के अलावा पाकिस्तान जो है वो खसारे में रहेगा। एक तरफ मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी और सबसे बड़ा लीडर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे पावरफुल इदारा है। फवाद साहब, आपकी दानिश क्या कहती है? ये बातें तो हम पिछले 10 मिनट से कर रहे हैं। आपकी सियासी जो है वो बसीरत क्या कहती है कि कब तक ये डेडलॉक बरकरार रहेगा और कितने अगले महीने हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए? मेरा ख्याल ये है कि अभी एस्टैब्लिशमेंट में एक कोशिश ये हो रही है कि ये फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जाए और उसके लिए एक पूरा जोर जो है वो लगाया जा रहा है। तो ये एफर्ट कर लें और ये एफर्ट भी कामयाब नहीं होगी। वैसे फवाद साहब, आपको क्या लगता है एक्सटेंशन लेंगे फायज ईसा साहब? लग तो यही रहा है, फायज ईसा साहब तो लग रहा है कि बहुत एफर्ट कर रहे हैं एंड ही इज डेस्परेट फॉर एक्सटेंशन, क्योंकि बार-बार इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बावजूद इज ही डेस्परेट बिकॉज़ ही हैज सेड दैट कि मैं नहीं लूंगा एक्सटेंशन? ये उन्होंने कहाँ कहा है? उन्होंने पहले कहा। यही तो प्रॉब्लम है, उन्होंने नहीं कह रहे और तमाम दुनिया उनको कह रही है कि आप कह दे कि आप एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहे और वो नहीं कह रहे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ओके फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। ये गुफ्तगू आपने सुनी, फवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू के सिलसिले को मेरे ख्याल में एक ब्रेक के बाद ही बढ़ाते हैं। आपका क्या ख्याल है? चलिए फिर ब्रेक, और उसके बाद बांग्लादेश के ऊपर बात होगी। वेलकम जी। अब बांग्लादेश के हवाले से बात करेंगे, जहां पे तलबा का एहतजाज, शेख हसीना वाजिद के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक और बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने मुस्तफ़े होने पर जो है वो मजबूर कर दिया। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। और ये एहतजाज क्यों हुआ, ये यकीनी तौर पर आप सबको अभी तक पता चल चुका होगा कि एक सरकारी कोटा है जो कि नौकरियों का कोटा है, जिसके ऊपर ये एहतजाज हुआ और अल्टीमेटली इस एहतजाज ने शेख हसीना वाजिद का एक बहुत बड़ा जो आप कह सकते हैं कि उनका टेन्योर था उसको ख़त्म किया है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी एक अच्छी नौकरी समझी जाती है, एक अच्छी तनख्वाहदार नौकरी है, उसमें मराद बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन निस्फ से ज़ायद नौकरियां, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर कोटा 1971 में जो जंग में शरीक हुए उनको मिलता था, उसके बाद उनके बेटों को, फिर उनके पोते पोतियों को, और ये चीज़ें फिर हाई कोर्ट में पहुंची, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और अल्टीमेटली हसीना वाजिद को इन तमाम तर चीज़ों ने इंडिया पहुंचा दिया। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कोटा खत्म करने का, उसके बावजूद तलबा जो है वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपना जो मामला है वो फाइनली उनका एक चीज तो पूरी हो चुकी है। अभी भी वो ऑन द स्ट्रीट्स हैं, ऑन द रोड्स हैं एंड दे आर स्टिल प्रोटेस्टिंग। मजीद इस पे बातचीत करने के लिए जो हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर खुर्रम इकबाल ने, IR एक्सपर्ट भी हैं और बैनुल अक़वामी उमूर पे बहुत गहरी नजर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। हाउ आर यू? आई एम फाइन। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कल जो हुआ आप इसको कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले जो मेरा सवाल होगा वो पाकिस्तान से मुतालिक होगा कि क्या हमें से कोई सबक लेना चाहिए? क्या आपको हमारे मुल्क में हमारी हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो कोई मुमासलत नज़र आती है? मुमासलत ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखें दोनों निज़ाम बहुत मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान में जितने भी मसाइल हों, एक लूली लंगड़ी जमहूरियत ही सही लेकिन चल रही है, जहाँ पे अपोजिशन को अपनी आवाज़ उठाने के प्लेटफॉर्म्स मैसर हैं, वो लीगल एवेन्यूज़ हों या मीडिया के हवाले से हों या पब्लिक स्फेयर में हों। बांग्लादेश के जो हालात हैं वो बहुत काफ़ी हद तक घुटन ज़दा हो चुके थे। 15 साल शेख हसीना वाजिद का जो राज था, दैट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय टू फीचर्स। फर्स्ट वाज ऑफ कोर्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट बांग्लादेश हैज़ विटनेस्ड, और उसका स्केल ये था कि पिछले 15 सालों में तकरीबन 2 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर उठाया गया। लेकिन जो दूसरा फीचर था हसीना वाजिद के 15 सालों का, वो था ऑपरेशन।
उन्होंने बांग्लादेश में अपोजिशन की तमाम जो स्पेस थी उसको स्क्वीज कर दिया वन था। साइडेड इलेक्शंस होते One रहे, sided उनको डिक्टेटर election कहा हुए। जाता रहा फॉर रीजंस। और सो मच सो कि जो पिछले इलेक्शंस हुए हैं बांग्लादेश में, उसमें अपोजिशन पार्टीज ने तो बायकॉट कर दिया था। हसीना वाजिद की अपनी जमात ने ही अपोजिशन के उम्मीदवार खड़े किए Yes. ताकि दुनिया को तासुर दिया जा सके Election कि को ये fair इलेक्शन जमहूरी गैर जानिबदार हैं, शफाफ हैं। और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से जमहूरियत के नाम पे हसीना वाजिद ने एक आमराना तर्ज हुकूमत इख्तियार किया। इन डूइंग सो हसीना वाजिद ने बंगालियों की हिस्ट्री को नज़रअंदाज किया। वो खुद बंगाली होते हुए ये भूल चुकी थी कि बंगालियों की कई सौ साला तारीख मत से जुड़ी हुई है। Yes. उन्होंने कभी भी किसी इंपीरियलिज्म को, किसी आमराना तर्ज हुकूमत को कबूल नहीं किया। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, आप तहरीक पाकिस्तान के हवाले से देख लीजिए, या फिर हिंदुस्तान की जो आज़ादी थी कि आज़ाद हिंद फौज के जो कमांडर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ही वॉज ए बंगाली। इसी तरह से जब क़याम पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया तो उसके बानियों में अक्सर लोगों का शुमार वो बांग्लादेश से था, ईस्ट पाकिस्तान से था। तो इसी तरह से 71 में जो कुछ हुआ, मुजीबुर रहमान के साथ उन्होंने क्या किया, 3 साल बाद घर में घुस के एग्जैक्टली उनकी पॉलिसीज से इख्तिलाफ था ना, एग्जैक्टली मतलब अपने फाउंडर को मार दिया। फाउंडर को मार दिया। और दूसरा फिर ये हुआ कि दूसरी गलती जो शेख हसीना वाजिद ने की कि उनके दौर में तरक्की जो हुई उसके सम्राट वो उस क्लास के साथ शेयर नहीं कर सकी या नहीं पहुंचा सकी जो कि इस वक्त भी सड़कों पर मौजूद है। शेख हसीना के दौर में जो तरक्की हुई उसका बुनियादी जो फैक्टर है वो टेक्सटाइल सेक्टर था। Yes. और टेक्सटाइल में ज्यादातर बांग्लादेशी टेक्सटाइल पहुंचा। एग्जैक्टली। और उसकी बुनियादी वजह वो चीप लेबर थी Yes. जो बांग्लादेश में मैसर थी। अब चीप लेबर जो है वो बांग्लादेश के रूरल एरियाज से ढाका, चिटागोंग और इन जगहों पे आया करती थी। तो रूरल एरियाज में तो तरक्की का एक पहिया चला, लोग उससे मुस्तफीद भी हुए, लेकिन उस तरक्की के सम्राट पढ़ी लिखी एजुकेटेड क्लास को नहीं पहुंचे। क्योंकि जब आप टेक्सटाइल सेक्टर को इतना ग्रो कर रही हैं तो इन पैरेलल आपको और भी सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए था। लेकिन हमने ये देखा कि बांग्लादेश के यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बावजूद भी जो कोटा था नौकरियों का उसमें 25% अगर अवामी लीग के उन लोगों के लिए रख दिया जाए जो 71 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे, और उसके बाद जो बचा कुचा था उसमें शेख हसीना ने शी मेड श्योर कि तरक्की के जो सम्राट हैं वो सिर्फ अवामी लीग तक महदूद हैं। और वो बची कुची तनख्वाहें भी उन्होंने मेरिट पर नहीं दी। करप्शन बहुत ज्यादा वहां पर आम हो गई और अवामी लीग के खिलाफ एक सेंटिमेंट ने जन्म लिया। फिर तीसरी जो गलती शेख हसीना वाजिद ने की वो ये थी कि बांग्लादेश एक मॉडरेट सोसाइटी जरूर है लेकिन वो एक मुसलमान मॉडरेट सोसाइटी है। जिस तरह से बांग्लादेश की हुकूमत ने, हसीना वाजिद ने 15 सालों में वहाँ पर राइट जो इस्लामिक राइट था उसका खात्मा किया, जमात इस्लामी के कई रहनुमाओं को फांसी पर लगाया, एंटी टेररिज्म के ढकोसले में उन्होंने कई वहाँ की जो लेजिटिमेट इस्लामिक वॉइसेस थी उनको सप्रेस किया, फांसियाँ लगाई। तो वो इनकी एक तीसरी गलती थी। चौथी गलती जो हसीना वाजिद ने की जिसकी वजह से आज वो इस अंजाम तक पहुंची वो ये थी कि ये इंडिया को काफी हद तक बांग्लादेश के अंदर ले आई। इंटरफेरेंस थी बहुत। सो मच सो कि इंडिया तो यहाँ पे आके ऑपरेशन भी करता रहा, सिर्फ कॉपरेशन नहीं डिक्टेट कर रहा था। सो मच ऑपरेशंस भी ये भी हुआ कि 2008 में जब बांग्लादेश बंगाल राइफल्स ने एक म्यूटिनी की कोशिश की तो सुनने में ये आ रहा था कि इंडिया ने अपनी अफवाज को स्टैंड ऑफ पे कर दिया था, स्टैंड बाय पे कर दिया था कि आप तैयार रहें, किसी भी वक्त आपको बांग्लादेश में हसीना वाजिद को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ सकता। यही वो चीज़ थी जिसने हसीना वाजिद को ओवर कॉन्फिडेंट किया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ और हिंदुस्तान की फौज मुझे बचाने आ जाएगी। डॉक्टर साहब आपने हिंदुस्तान का जिक्र किया, अगर खित्ते की बात की जाए तो खित्ता हमारा बड़ा अनस्टेबल है, मतलब अनस्टेबिलिटी बहुत बड़ी है, ईरान के मसाइल आपके सामने हैं। फिर अगर सिर्फ साउथ एशिया की बात कर ली जाए तो इंडिया के अलावा तमाम तरह जो ममालिक हैं वो इस वक्त मतलब इकोनॉमिकली तो शायद बांग्लादेश ठीक होगा, लेकिन इसके बाद आपको पता है वहाँ पे
क्या पता फौज क्या करती है, कब गवर्नमेंट बनती है, फिर उनकी भी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। तो ये पूरा ही खित्ता जो है इंडिया के अलावा मुश्किलात का शिकार है, इसका कितना इम्पैक्ट पैदा होगा? देखिए, बांग्लादेश के हवाले से अगर बात की जाए या किसी भी माशरे में, हर वो माशरा जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद हैं, एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल कल्चर मौजूद है, वहाँ पे के बारे में आप सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि एनार्की बिकम्स द मदर ऑफ ऑर्डर, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज चीज़ों को एक मखसूस डायरेक्शन दे देती हैं जिससे समाज में एनार्की या कैओस नहीं आता। बांग्लादेश के मामले में ये हुआ है कि शेख हसीना वाजिद ने सिस्टमैटिकली 15 सालों में तमाम पॉलिटिकल जो वॉइसेस थी उनको सप्रेस किया। आज बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वो भी कई धड़ों में तकसीम हो चुकी है, उसकी लीडरशिप कैद है काफ़ी अरसे से खालिदा ज़िया। जमात इस्लामी को तो डीकैपिटेट कर दिया शेख हसीना ने। इसी तरह जो प्रेसिडेंट इरशाद की पार्टी थी वो भी कोई अच्छी शेप में नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जिस खालिदा ज़िया की रिहाई का भी अब हुक्म आ गया, मुतालबा कर दिया गया, और मेरा ख्याल है कि अब बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्पेस पैदा की जाएगी ताकि एक फेयर प्लेइंग फील्ड क्रिएट की जा सके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के compete करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो पॉलिटिकल फेयर प्लेइंग फील्ड जब पैदा हो जाएगी तो क्या शेख हसीना would be able to make a comeback? I think that's a big question mark. उनकी लीग को तो निकाल दिया गया, फिलहाल तो उनके बेटे ने कहा कि वो वालिदा काफी बेटा, लेकिन he is an ambitious person और वो शेख हसीना के जानशीन के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन शेख हसीना ने इंडिया जाके पनाह लेने का जो फैसला किया है, मेरा ख्याल है ना सिर्फ उन्होंने अपना सियासी नुकसान किया है बल्कि अपने बेटे की जो सियासी एम्बिशंस हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि ये बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं हुए थे, ये ताल्लुकात की बेहतरी अवामी लीग और हिंदुस्तान के दरमियान थी, जो कि बांग्लादेश की अवाम में ट्रांसलेट नहीं हुई थी। अच्छा। आपको शायद याद होगा कि मोदी ने जब बांग्लादेश का गुज़श्ता दौरा किया तो ढाका में वायलेंट प्रोटेस्ट्स हुए और दर्जनों लोग वहां पर मारे गए जो कि मोदी के दौरा बांग्लादेश की मुखालफत में एहतजाज कर रहे थे। तो दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि मोदी किसी मुल्क का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर अवाम ने इस तरह से एहतजाज किया हो। अब अवाम में जो हिंदुस्तान मुखालिफ सेंटिमेंट है उसकी दो वजूहात हैं बुनियादी तौर पे। एक तो ये है कि हिंदुस्तान ने अपनी जो बंगाल स्टेट है वहाँ पर सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू लाखों जो मुसलमान थे ऑफ बांग्लादेशी ओरिजिन उनको निकलने पे मजबूर किया। दूसरा जो मोदी की इस्लाम दुश्मन पॉलिसीज हैं उसका भी असर पड़ रहा है बांग्लादेशी माशरे में और बांग्लादेश के मुसलमान उसको कोई पॉजिटिवली नहीं देख रहे हैं। तो इन तमाम तर एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट की मौजूदगी में हसीना ने हिंदुस्तान वापस जाकर मेरा ख्याल है कि अपनी सियासी जो कैरियर है उस पर खुद एक कदगन लगा दी। अच्छा, अभी इसराइल और ईरान वाला मामला भी हमारे सामने है। मतलब ओवरऑल जो हसनैन ने भी सवाल पूछा था, हम ये कह सकते हैं कि हमारे खित्ते की सूरत हाल बेहतर नहीं है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा। अब ईरान जो है अटैक करेगा इसराइल पे, कुछ खबरें उसकी सामने आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मजीद कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाएंगी चीज़ें? हर तरफ से ही हर मुल्क में ये अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, अगर आप जनूबी एशिया की मिसाल सामने रखें और साथ मगरबी एशिया भी, वेस्टर्न एशिया जिसमें ईरान भी शामिल हो जाता है, तो बहुत एक स्टेबिलिटी है और शोरश ज़दा हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है तालिबान के आने के बाद, बांग्लादेश है, श्रीलंका में अभी एक साल पहले ही आया, नेपाल में पॉलिटिकल ट्रांजिशन चल रही है, पाकिस्तान में भी इलेक्शंस के बाद सूरत हाल उतना स्टेबल नहीं है। तो ये एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है इस खित्ते के हवाले से। अब ऊंट किस करवट बैठता है, इट्स एनीबडीज गेस, क्योंकि जो इंस्टेबिलिटी के सोर्सेज हैं पूरे खित्ते में वो मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान में देयर अ डिफरेंट सोर्स, बांग्लादेश में देयर अ डिफरेंट सोर्स, श्रीलंका में बिल्कुल मुख्तलिफ मामला। मेजरली पॉलिटिकल ही है, मेजर इशू पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स इकोनॉमिकल भी आप ऐड कर लें, क्योंकि इकोनॉमी भी इन तमाम तर मुल्कों की, बांग्लादेश को छोड़ के तो सब की, ईरान की देख लें, पाकिस्तान की देख लें, मेरा ख्याल है कि मौश या इकोनॉमिक्स का दारोमदार जियोपॉलिटिक्स और आपकी फॉरेन पॉलिसी पे होता है। खास तौर पे एक ऐसे वक्त में जब दुनिया ट्रांजिशन का शिकार है।
अगर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को सही समत में उस्तवार नहीं करते हैं तो आपकी गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो इंस्टेबल हो सकती है। और पाकिस्तान जाहिर है उसकी एक बड़ी मिसाल भी है। इसी तरह श्रीलंका की आप मिसाल ले लीजिए। बांग्लादेश में भी जो आज सूरत हाल है उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हसीना somehow tried to strike a balance between China and United States of America, लेकिन she was not able to do that. कई मौकों पे ऐसा आया अभी रिसेंटली, she almost debunked China to favor India कि शायद ये करके इंडिया की मैं सपोर्ट हासिल कर लूँ और किसी भी गैर एक अनसर्टन सूरत हाल में इंडिया विल कम टू रेस्क्यू मी। लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने उस तरह से हिंदुस्तान बांग्लादेश या शेख हसीना को रेस्क्यू नहीं किया। रेस्क्यू की जो सूरत शेख हसीना देख रही थी वो ओवरऑल मिलिट्री इंटरवेंशन थी हिंदुस्तान की तरफ से। वो ये नहीं था कि हिंदुस्तान मुझे सियासी पनाह दे देगा। अब सियासी पनाह के हवाले से भी हिंदुस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि अगर हिंदुस्तान एक तवील अरसे तक शेख हसीना को अपनी सरजमीन पर रखता है तो बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वो बढ़ता रहेगा और वो आने वाले वक्तों में भी हॉन्ट करेगा। तो इंडिया विल कंटिन्यू शी इज प्लानिंग टू गो बैक टू यूके और सम अदर कंट्री। सर हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, मुझे बताइएगा कि ये जो फौज ने पूरी हुकूमत बनाई है क्या ये लिंगर ऑन हो सकती है, किसी मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है? हमने माजी में देखा बांग्लादेश में कि बड़े लंबे अरसे तक मार्शल लॉ चले। बिल्कुल ऐसा ही है। बांग्लादेश की तारीख जो है वो मार्शल लॉ से इबारत है और मिलिट्री ने जब टेक ओवर किया तो एक वक्त ऐसा भी आया 2008 से पहले कि अबूरी हुकूमत भी कायम की गई। एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि मौजूदा जो चीफ हैं बांग्लादेश के जिन्होंने ये एक टेक ओवर किया है ये हसीना वाजिद के अपॉइंटेड हैं और हसीना के करीबी रिश्तेदार भी हैं। सो इट्स एनीबॉडीज गेस कि वो क्या डायरेक्शन लेते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी है, बांग्लादेश के मामलात क्या चल रहे हैं। मजीद भी इस पर डेवलपमेंट्स ऑब्वियसली भी कुछ दिन तक तो हमारे सामने कुछ ना कुछ खबरें आती ही रहेंगी। यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक शामिल करने का, आपने हमारे साथ ही रहना है। वेलकम बैक एवरीबडी। एक बार फिर से आपको सबकी सोच में खुशामदीद कहते हैं और अभी मैं रुजू करूंगी अपने दुख सुख के साथी से और मेरे दुख सुख के साथी बताओ कोई दुख की खबर है, सुख की खबर है? देखिए आप जब भी मुझसे रुजू करती हैं तो उसका यही मतलब होता है कि मैं स्पोर्ट्स के हवाले से आपको बताऊं। तो कल एक बड़ी मानी के प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मोहसिन नकवी साहब की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ उनके बैठे थे वकार यूनस। सो चेहरा बदल गया, पहले यहाँ पे बैठे होते थे वहाब रियाज साहब, अब वहाब रियाज साहब नहीं है तो उनको सहारे के लिए वकार यूनस की ज़रूरत है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट में कि जो भी चेयरमैन आता है वो सियासी तौर पे तो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन उसको जब क्रिकेट की बात की जाती है तो इस तरह के नामों की ज़रूरत होती है। आप इससे पहले देखेंगी तो रमीज़ हसन राजा एक ऐसे चेयरमैन थे जिनको इस तरह के नाम की इस वजह से ज़रूरत नहीं थी कि वो खुद चेयरमैन पीसीबी भी थे, खुद एक सुपरस्टार बैटर भी थे और साथ में 92 वर्ल्ड कप विनर भी थे। लेकिन इसके बाद देखें तो ज़का अशरफ साहब के साथ आपको क्रिकेटर नजर आएंगे, कभी मोहम्मद हफीज़ की शक्ल में, कभी किसी और की शक्ल में, फिर इंजमाम उल हक भी सिस्टम के साथ रहे और अब वकार यूनस का सहारा लेके मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक चैंपियंस इवेंट के हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि ये चैंपियंस इवेंट पाकिस्तान की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो करवाने जा रहा है। लेकिन निमरा सवाल मेरा ये पैदा होता है कि ये जितने भी चैंपियंस इवेंट हैं या आपके डोमेस्टिक के इवेंट्स हैं, आपके लिस्ट ए की क्रिकेट है या फिर लिस्ट जो पाकिस्तान ए है उसके टूर हैं, ये सारे के सारे इस वजह से किए जा रहे हैं कि अभी आपका एक वर्ल्ड कप में डिबैकल हुआ और उसके बाद आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान की क्रिकेट को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी नहीं है। आपको अगर पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करना है, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को ठीक करना है तो आपको बड़े पैमाने पे 10-15 साल का प्लान बनाना होगा। जब तक आप वो प्लान नहीं बनाएंगे आपकी क्रिकेट टीम ठीक नहीं हो सकती। दूसरी बात, अच्छा हसनैन, एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि वो बांग्लादेश की जो सियासी कशीदगी है उसकी वजह से वुमेन्स क्रिकेट जो है ना वो T20 वर्ल्ड कप में उनकी शिरकत भी एक बड़ी डिबेट बनने जा रही है। आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप में? आप जी वुमेन्स
अच्छा, वुमेन्स का, हाँ, T20 वर्ल्ड कप की भी बात कर रहे हैं। और एक और बात अभी जो मेरे मतलब पास खबर बांग्लादेश आई की है, जो सूरत हाल है ना, हाँ, उसकी वजह से क्रिकेट क्या बल्कि तमाम स्पोर्ट्स की उनकी वजह के होगी, लेकिन अभी हम पर्टिकुलरली क्रिकेट बांग्लादेश ए की मैं आपको बात बताऊं, बांग्लादेश ए की जो टीम होती है, बेसिकली ये जूनियर टीम होती है, उसने भी अपना दौरा अभी तक के लिए फॉर अनसीन सर्कमस्टांसिस पाकिस्तान का कैंसिल कर दिया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान आना है। हाँ। बांग्लादेश की टीम ने 21 से लेकर 25 अगस्त तक रावलपिंडी इंटरनेशनल स्टेडियम में अपना पहला मैच खेलना है। उसके बाद इस टीम ने 2 मैचेस मजीद खेलने हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद वो दौरा भी अब किसी न किसी सूरत हाल में आपको कैंसिल होता हुआ नजर आए, लेकिन अभी तक उसकी अपडेट ज़रूर नहीं आई। लेकिन जहां तक बांग्लादेश की बात है तो मैं यहाँ पे एक मिसाल देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा श्रीलंका में, हाँ। श्रीलंका में इसी तरह की स्टेबिलिटी ख़त्म हुई, अनस्टेबिलिटी आई, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस चेंज हुए, वहाँ पे वो मुल्क जो है वो तबाह हो गया, बिल्कुल डिफॉल्ट कर गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी क्रिकेट है, हाँ एग्जैक्टली, उनकी जो क्रिकेट है निम्रा, वो जारी रही। यहाँ पे भी बांग्लादेश को यही करना होगा कि अपनी क्रिकेट को जारी रखना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब पता नहीं है कि बांग्लादेश का जो चेयरमैन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, वो शेख हसीना वाजिद के कितने करीबी थे, उनको क्या वहाँ पे जो उबूरी हुकूमत है वो काम करने देगी नहीं करने देगी। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैंने ये देखा है, ये अगर पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस में देखें या फिर इंडिया में देखें तो आपको दोनों मुल्कों में एक मिसाल नज़र आती है। अगर हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, हमारी होम सीरीज तो कैंसिल हो सकती है, हम उसको हाइब्रिड मॉडल पे दुबई में या अबू धाबी में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हम दोनों ममालिक, इंडिया और पाकिस्तान से आपको सीखने को ये मिलेगा कि पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस पे आप कुछ भी चेंजेस ना करें और आप अपनी क्रिकेट को या अपने जो जितने भी चीज़ें हैं आप उनको उसी तरह से रखिए जितने भी आपके स्केड्यूल्स हैं, जैसा श्रीलंका ने भी किया। और श्रीलंका एक बिग एग्जाम्पल है। अगर बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या अनस्टेबिलिटी है, इसका फर्क उनके क्रिकेट पे पड़ा तो डेट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि 22-25 साल उनको क्रिकेट खेलते हुए हो गए, अभी तक कोई मेजर इवेंट वो नहीं जीत सके। और इस तरह की एकदम से सिचुएशन जब क्रिएट होगी तो बांग्लादेश क्रिकेट के लिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अरशद नदीम का भी आज मुकाबला होने जा रहा है हमारे रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ। आपको क्या लग रहा है, कैसी तैयारियां हैं हमारी? अरशद नदीम को क्या कहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अरशद नदीम एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने मेरा ख्याल है पाकिस्तान का नाम रोशन किया और आगे भी करेंगे। और जेवलिन थ्रो की बात की जाए तो उसमें अरशद नदीम अपना कोई सानी नहीं रखते। लेकिन यहाँ पे भी एक पूरी स्टोरी ऐसी है अरशद नदीम की, जो हम जब सुनाते हैं किसी पाकिस्तानी को या हम टीवी पे बात करते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि अरशद नदीम जो कुछ कर रहे हैं वो अपने बलबूते पे कर रहे हैं। उनको उस तरह से ना ही गवर्नमेंट सपोर्ट करती है निम्रा, और ना ही उनको पाकिस्तान जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उसकी तरफ से कोई सपोर्ट मिलती है। और अगर देखें, अगर अभी अरशद नदीम ने कुछ कर दिया, लेट सपोज वो गोल्ड ले आए, सिल्वर ले आए या ब्रॉन्ज ले आए, तो मेरा ख्याल है एक तो वो वाइड मेडल होगा जो पाकिस्तान लेगा, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और उसके बाद सितम ज़रीफी ये देखिए कि वाहिद अरशद नदीम का वो मेडल होगा, उसको पूरा पाकिस्तान बेचेगा। बेचने के लिए तो हम हैं ना जी, कि आज अरशद नदीम ने ये मार्का मार दिया, आज अरशद नदीम ने भारतीय हरीफ के खिलाफ ये कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हम अरशद नदीम को पूरे साल के लिए फिर भूल जाते हैं। कोई भी इवेंट होता है अरशद नदीम को खुद जाना पड़ता है, अरशद नदीम को वहाँ पे ट्रेनिंग खुद करनी पड़ती है, अपने कोचेस की एक्सपेंसेस हैं, थोड़े बहुत केस हैं उनको मैनेज हो सकते हैं। पाकिस्तान का सासा किसका है? वो पाकिस्तान का है, वो कौन पाकिस्तानी है? तो हमारे लिए ये बाइस शर्मिंदगी है। और आज उनका मुकाबला होने जा रहा है, हमारी दिली ख्वाहिशात उनके साथ हैं, दिली दुआएं उनके साथ हैं, और गुड लक भी हम उनको विश करते हैं कि ये मुकाबला वो भी भारत के खिलाफ है, वो ज़रूर जीतें। और पाकिस्तान का सर हमेशा से, वैसे वो पाकिस्तान का नाम सरफखर से बुलंद करते रहे, सो आगे भी अल्लाह करे कि वो करते रहे। अच्छा हसनैन, ये बहुत अनफॉर्चुनेट होता है कि हमारे जो असासा हैं, मैं उनको सिर्फ खिलाड़ी, एथलीट, स्पोर्ट्समैन नहीं कहूँगी, बल्कि मैं ये कहूँगी कि ये हमारा असासा है, तो हमें अपने असासे की कदर होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ पे भी कभी असासे की कदर नहीं की जाती, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करते। अच्छा हसन, एक और क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में इस वक्त आ रहा है वो चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक है। उसके हवाले से मुझे बताएं कि आपके पास क्या कोई खबरें, वहाँ पे दुख की खबरें, सुख की खबरें, क्या चल रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी एक मुअम्मा बन चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी जब तक चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं तब तक पाकिस्तान में कोई भी चीज़ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इससे पहले हमने देखा था एशिया कप में भी इंडिया नहीं आया था,
अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया यही कह रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमें हाइब्रिड मॉडल दिया जाए। ऊपर से जिस बजट की कल हमने शायद हाशमी साहब से बात की थी, वो बजट तो मंजूर हो चुका, लेकिन उसमें निम्रा कुछ एडिशनल बजट भी रखा गया है। सो वो इस वजह से रखा गया है कि सर्कमस्टांसिस चेंज हो सकते हैं, आपने हाइब्रिड मॉडल पे जाना होगा। अगर हाइब्रिड मॉडल में जाते हैं तो फिर पाकिस्तान को यकीनी तौर पे अपने एक्सपेंसेस उनके बढ़ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा लॉजिस्टिक के अरेंजमेंट्स हैं, फिर उसके बाद उस वेन्यू के अलग से एक्सपेंसेस होते हैं जो कि फीसेस भरनी पड़ती हैं। सो चैंपियंस ट्रॉफी इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जिसको अभी हम डिस्कस तो ज़रूर कर लें, लेकिन हमारी उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में हो। इंडिया की जो टीम है उसको भी पाकिस्तान आना चाहिए। अगले दिन से मेरा यही मौक़िफ़ है कि पॉलिटिक्स को और जो स्पोर्ट्स है इसको मिक्सअप नहीं होना चाहिए। इसको जब तक आप मिक्सअप नहीं करेंगे, जब तक आप इसको मिक्सअप करेंगे, बैग पार्डन, तो आपके जो मामलात हैं वो हल नहीं होंगे। और ये इंडिया को थोड़ा सा बड़ापन का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो क्रिकेट के हवाले से साउथ एशिया की बात की जाए तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इंडिया है। और इंडिया अगर एक कदम आगे बढ़े और इंडिया कहे जी कि ठीक है हम आपको मानते हैं, आप हमारे रवायती हरीफ हैं, लेकिन आपके साथ हम क्रिकेट खेलेंगे, तो तब जाके मामलात बनेंगे और इंडिया को यहाँ पे पाकिस्तान आना होगा। अगर पाकिस्तान नहीं आता तो फिर ये जो पिक्चर है ये बहुत ही ज्यादा आपको ब्रॉड होती हुई नजर आएगी। पिक्चर हो जाएगी, डर्टी पिक्चर इस वजह से भी हो जाएगी। निम्रा बिल्कुल आप ठीक है, डर्टी रोल है भाई, ये तो इसमें कोई शक नहीं। ये इसलिए नहीं कि हम शायद पाकिस्तानी है, पाकिस्तान ने भी अभी अगर कोई ऐसी हरकत की होती, इससे पहले माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान ने बड़ेपन का मुजाहिरा किया, हमारी टीम वहां गई, परफॉर्म किया, खेले, हारे जीते, दैट्स अनदर डिबेट, लेकिन हमारी टीम ने, हमारे बोर्ड ने बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्स दिया, जो कि एक जायज रिस्पॉन्स है। यही होना चाहिए। खेल एक अलग चीज है, सियासत, आपकी दुश्मनियां, दोस्तियां, सब कुछ अलग है। वो ना ही दोस्ती आनी चाहिए बीच में, ना ही दुश्मनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे भारत को भी डर्टी रोल प्ले नहीं करना चाहिए, बड़ेपन का मुजाहिरा करना चाहिए जैसे पाकिस्तान ने किया था माजी में। तो आप जाएं, आप आए पाकिस्तान, खेलें आप, क्योंकि खेल ही है ना, तो खेल को खेल रहने देना चाहिए। इसमें मजीद कोई पॉलिटिक्स या इस तरह के मसाइल नहीं आने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अभी मेरे ख्याल में मसलन आगे भी बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह आप कह रही हैं, अगर लेट सपोज इंडिया पाकिस्तान ना आया तो फिर बहुत ज़्यादा पिक्चर आपको ब्रॉडर होती है। इस वजह से नज़र आएगी कि एशिया कप अगला इंडिया में है और फिर वर्ल्ड कप अगला इंडिया में है, और वहाँ पे मामलात ख़राब होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा चलें जी, अभी हम आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जी पाकिस्तान की नेशनल ताइक्वांडो के खिलाड़ी शाहजेब खान से। शाहजेब खान पाकिस्तान के लिए पहला सिल्वर मेडल जीतने वाले नौजवान बन चुके हैं। चैंपियनशिप की तारीख में पाकिस्तान पहली बार सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब हुआ। तो आइए शाहजेब से खुद बात करते हैं, वो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। शाहजेब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो आप पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का नाम बल्कि रोशन कर चुके हैं। हाउ डू यू फील अबाउट दैट एक्सपीरियंस? कैसा रहा? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वैसे स्टार्ट से आपको बताते चलूँ कि मैं साउथ एशियन चैंपियन भी हूँ और कंटिन्यूसली पिछले 9 साल से अल्हम्दुलिल्लाह एशियन चैंपियन हूँ मैं। वेरी गुड। और ये जो अभी मैंने सिल्वर मेडल जीता है एशियन चैंपियनशिप में, जो वियतनाम में हुई अभी रिसेंटली, तो ये 50 साल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा पाकिस्तान के लिए ये पहला मेडल है एशियन का, सिल्वर मेडल। अनफॉर्चुनेटली ये मेरा सिल्वर बना, वैसे ही मेरा गोल्ड था। तो कुछ वो जजेस और कार्नर जजेस और रेफरीज जो होते हैं उनकी वजह से थोड़ा बहुत वो 19-20 में बस मैं रह गया। अच्छा, फेवरेटिज्म हो रही होती है या? हाँ, वैसे ही हमारे इस गेम में ज़्यादा होती नहीं, क्योंकि ये डिपेंड होता है आपकी जो हम चेस्ट गियर और हेड गियर पहनते हैं, इसमें सेंसर्स होते हैं। हाँ, ठीक है। तो इसमें मतलब कोई गुंजाइश नहीं होती बेईमानी की, लेकिन ये था कि रेफरी करना चाहे तो आपके साथ कर सकते हैं। ठीक हो गया। और थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा कि आगे कितना ज़्यादा आप इसमें ग्रो कर सकते हैं और कहाँ तक पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब आए तो मैं और निम्रा इसी हवाले से बात कर रहे थे कि ओलंपिक्स में हमारे टोटल 7 लोग गए और उसमें से भी तकरीबन 5 बाहर हो चुके हैं। 5 बाहर हो चुके हैं। हाँ, ओलंपिक्स में मेरा अपना गोल तो था 2024, लेकिन बदकिस्मती से न मेरे पॉइंट्स पूरे पाए। मैं आपको एक और भी हो के बताऊँ, मेरी इस टाइम जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो टॉप 5 है, वर्ल्ड रैंकिंग। तो जिस तरह हमारी ओलंपिक रैंकिंग होती है वो टॉप 5 में आनी चाहिए, तो मेरी वो कम थी, उस हिसाब से नहीं थी, 38 थी मेरी। और इंशाल्लाह जो 2028 है मेरी उसके लिए कोशिश है, और अपने छोटे छोटे गोल सेट किए मैंने। ज़ाहिर है जब हम छोटे छोटे गोल्स पे पहुंचते तो उसके बाद हम कोई बड़ा जो है ना अचीव करते हैं। तो आप अभी पढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं BS कर रहा हूँ स्पोर्ट्स साइंस में। तो फिर आपको टाइम मैनेज करना और हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये है कि वो मैनेज करना। मैं भी रिसेंटली पेपर दे के आया हूँ
अच्छा, very तो good. जो स्टूडेंट्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा कि हाउ डू दे मैनेज दीज थिंग्स, या फिर अपने पैशन को लेके कैसे आगे बढ़े वो? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडी बहुत लाजमी है और स्टडी के साथ स्पोर्ट्स लाजमी है। और जो स्पोर्ट्स है, कोई भी एक्टिविटी हो, वो आपको जो है ना मेंटली फिजिकली हर तरह से फिट रखती है, मजबूत भी करती है। मजबूत भी करती है। अगर सिर्फ स्टडी करेंगे तो ये भी ठीक नहीं, मेरे हिसाब से एक एक्टिविटी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए, एग्जैक्टली। तो अच्छा शाहजेब, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे ये बताइए कि आपको ये जो टाइक्वांडो है, इस हवाले से स्पोर्ट्स बोर्ड हो गया या फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट होगी, वो कितना सपोर्ट करती है इस स्पेशली अगर टाइक्वांडो की बात की जाए? ताइक्वांडो की बात की जाए, हमारी पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन जो है वो तो सपोर्ट करती है हमें। और जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट है कर्नल वसीम साहब, उनकी काफ़ी खिदमात है। इसी तरह हमारे जो ना दूसरे है वो करते हैं हमें सपोर्ट, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो हर एक को शिकायत होती है। तो अभी जैसे मैंने आपको कहा, मैंने सिल्वर मेडल जीता, लेकिन अभी तक जो है ना मैं बस खामोश ही बैठा हूँ। रिकग्निशन नहीं मिली उस तरह जैसी मिलनी चाहिए थी। और ये पहला हिस्टोरिकल मेडल है, आई थिंक ये पाकिस्तान का पहला ताइक्वांडो में पहला मेडल है। कोई शक नहीं है। तो आप फिर हुकूमत को इस वक्त अगर कोई ओहदेदारान में से आपको देखता है तो आपकी क्या रिक्वेस्ट होगी उनसे? मेरी रिक्वेस्ट यही है, मैं इनसे बल्कि अपील रिक्वेस्ट करता नहीं, हूँ ऑर्डर होगा कि- आपका। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने अपना गोल 2028 इंशाल्लाह मैंने अपना सिलेक्ट किया है, और जो वो ओलंपिक्स है जो कि होंगी इंशाल्लाह, तो उसके लिए मैंने छोटे छोटे गोल्स बनाए, जो कि मुझे जैसे ग्रैंड पिक्स, ग्रैंड स्लैम, ये इवेंट्स खेलना लाजमी है मेरे लिए रैंकिंग पॉइंट्स के लिए। और जो है ये मेरे लिए लाजमी है, छोटे छोटे गोल्स पे मैं जाऊंगा। उसके बाद अल्लाह करे कि आप अल्लाह इसी तरह आपको से कामयाबी ओलंपिक्स अता में करे। क्वालिफाई करें, अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव करें और ओलंपिक्स तक पहुंचे। सिर्फ आप नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि 40-50 लोग पहुंचें, ताकि रोज अच्छी खबरें हमें ओलंपिक्स से भी मिलें। अगर हमारे पास मेडल्स ही मेडल्स आ रहे हो। ऑस्ट्रेलिया की 4 करोड़ आबादी है, उनके मेडल्स देख के, और पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी को देख के सिर्फ 7 यहाँ पे एथलीट्स के, तो हमें तो काफी ज्यादा दुख होता है। दिल दुख में चला जाता है। 27 ऑफिशियल्स, हम तो वैसे भी साथ ही हैं। 27 ऑफिशियल्स। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया शाहजेब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी शाहजेब की, और हमारी यहाँ पे हुकूमत से रिक्वेस्ट होगी कि शाहजेब जैसे जो भी हमारे कीमती असास हैं हमारे मुल्क के, जो हमारे लिए इतने हिस्टोरिकल किस्म के मोमेंट्स लेकर आते हैं, तो उनको मिल के इनके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, उनको एम्ब्रेस करना चाहिए, और इन बच्चों को, हमारे इन जो भी एसेट्स हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक शामिल करने का। आप सब ने देखते रहना है सुबह की सोच। वेलकम बैक एवरीबॉडी, वेलकम टू सबकी सोच। अच्छा, ये सेगमेंट हमारे स्टूडेंट्स के लिए या मदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए जो भी मदर्स हैं या स्टूडेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, बड़ी ही गौर से आपने ये सेगमेंट को सुनना है। इस सेगमेंट में हम क्योंकि बात करने लगे स्टूडेंट्स के हवाले से जिनकी हौसला अफजाई करना बनती है, और अगर हम बात करें, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इम्तिहानात में नाकामी का सामना करना पड़ता है, बल्कि मैं नाकामी भी नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि शायद वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, कम मार्क्स ले लेते हैं। हाँ, कम मार्क्स ले लेते हैं, या हमने एक वही क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि बस मार्क्स से ही हमने डिसाइड करना है। एनी हाउ, ये स्टूडेंट्स जो होते हैं वो तालीमी मुश्किलात का सामना करते हैं, फिर उनके पास दीगर भी, अगर किसी और फील्ड में वो एक्सेल करना चाहते हैं, उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, उनकी गैर मामूली सलाहियतें और जहानत मौजूद होने के बावजूद वो इग्नोर हो जाती हैं, नेगलेक्ट हो जाती हैं। अब इस बात पर गौर करेंगे हम इस सेगमेंट में कि किस तरह इन स्टूडेंट्स को अपनी मुनफरिद सलाहियतों को एक्सप्लोर करना चाहिए, फिर उनको ही तस्लीम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप स्कोर नहीं कर पाए अपने एग्जामिनेशंस में तो आप वहीं पे हाथ ऊपर करके बैठ जाएं भाई कि भाई हमें गिव अप कर दें, सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। जी हाँ, और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मरियम केवान, जो कि इसी सेगमेंट की, जिस सेगमेंट का निम्रा जिक्र करी थी, उसकी एक्सपर्ट भी हैं। मरियम, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह निम्रा ने बड़ा खूबसूरती से इलेबोरेट किया, हमें बताइएगा कि वो जो स्टूडेंट्स हैं जो कि तालीम में अच्छे नहीं होते, लाजमी नहीं कि वो अच्छे पासिंग मार्क्स तो वो ले लेते होंगे, लेकिन उतना एक्सीलेंट नहीं होते, वो दूसरी एक्टिविटीज में किस तरह से अच्छे होते हैं? बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि हमने क्राइटेरिया जो है वो कुछ एग्जाम्स का बनाया हुआ है कि अगर आप उस एग्जाम्स में इतने नंबर लेंगे तो आप बड़े अच्छे हैं, आप लायक हैं, आपको कल को एडमिशन्स मिल जाएंगे, आप अपनी मर्जी के डिसिप्लिन में चले जाएंगे। लेकिन एक बच्चे में, एक इंसान में सिर्फ यही सलाहियत तो नहीं होती ना। अनफॉर्चुनेटली बाहर के कंपैरिजन में अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें
तो वहाँ पे बहुत यंग एज से आपकी डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर की जाती हैं, आपको मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में डाला जाता है, मतलब आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया की जाती हैं, आपको इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट्स में भी वैरायटी, शायद आपका बच्चा पियानो बजाने में अच्छा होगा, शायद आपके बच्चे को गिटार बजाने का शौक होगा। स्कूल में सब सब्जेक्ट्स फेल कर रहे हैं, उसकी कोई और स्किल हो सकती है। एग्जैक्टली, अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही है ना। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, और अगर हैं भी कुछ स्कूलों में या कुछ सिस्टम में मैं कहूँगी, तो देन इट कम्स विद द प्राइस, मतलब वो फिर आपकी रीच से बाहर अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और हम तो ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे मेजॉरिटी जो है आपकी बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रही है, जिसमें इंसान को इस बात की फिक्र होती है कि अगर आज वो मजदूरी करेगा उसको उजरत मिलेगी तो उसके घर में खाना खाया जाएगा, वरना नहीं जलेगा। बल्कि ये भी फिक्र आप कह सकती हैं कि अगर उसका बच्चा नहीं पढ़ेगा तो वो करेगा क्या करेगा। मतलब ये भी है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि एजुकेशन बहुत बाद में आ जाती है। उसका बेसिक नेसेसिटी जो हम बेसलाइन कहते हैं ना, कि एजुकेशन हमारे यहाँ एक लग्जरी बन चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब वो कहाँ वो खिलाए या पढ़ाए, तो वो लाने की टेंशन में बैठेगा। तो ये वाला थोड़ा सा हमारा है। अब अगर यही बच्चे फिर आगे जाके, अब जब मैं कहती हूँ यूनिवर्सिटी लाइफ जो है वो फिर आपकी एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी शायद मिल जाती है कि आप एक्सप्लोर कर पाएं, लेकिन तब तक बच्चा इतना वो रट्टा के सिस्टम में, स्पेशली जो आपका 9th 10th और इंटरमीडिएट का सिस्टम है, वो इतना आपको उस पे कि आपने ये डेट्स भी याद करनी है, थ्योरीज भी करनी है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग वो खत्म हो जाती है। और उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग हम कहते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आपको नहीं समझ आ रही, ये सिनेरियो आपके सामने है, आप उसको कैसे देखेंगे? अगर आप उसकी जगह होते, अगर आप मैनेजर होते, फॉर इंस्टेंस केस स्टडीज का कॉन्सेप्ट यही होता है ना, आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते? बच्चा डल, उसका दिमाग इस तरह चलता ही नहीं, उसका दिमाग चलता है कि उसने जो जुबानी याद किया हुआ वो टर करके आपको सुना देगा। एग्जैक्टली, सो दैट इज द इशू। अच्छा, एक और प्रॉब्लम जो है वो सेल्फ अवेयरनेस का, जैसे मैंने जिक्र किया था कि हमारे यहाँ क्योंकि हमने स्टैंडर्ड बच्चों को बचपन से हम फीड ही यही करते हैं कि भाई ये आप 99% स्कोर करोगे, यू आर गोइंग टू स्टैंड आउट इन दिस सोसाइटी, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू स्टैंड आउट। तो वो फिर बच्चों को इससे ऊपर नीचे कहीं सोच उनकी जाती ही नहीं है, तो वो शायद सेल्फ अवेयर ही नहीं होते कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ। और अगर उनको वो 99% स्कोर नहीं करते तो वो गिव अप कर देते हैं। तो बच्चों को किस तरह खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस उनके अंदर किस तरह आनी चाहिए, उनको कैसे पता हो कि भाई मेरे अंदर ये मुनफरिद सलाहियत है, अच्छा, इफ आई कैन नॉट डू मैथ्स आई कैन डू दिस ना। मैं उस पे सबसे बड़ा मैं कहूंगी कि आपकी टीचिंग फैकल्टी और पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। एक बच्चे को नहीं पता, उसका माइंड अभी ग्रो कर रहा है, वो दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है, शायद नेचुरली एक बच्चे के दिमाग में तजस्सुस हो, वो एक चीज को देख के, वो आपके सेट को देख के सोचा है ये क्या है, अच्छा ये कैमरा क्या है, लेकिन आप उसको वो दे ही नहीं रहे फ्रीडम कि ठीक है आप सवाल पूछ सकते हैं, आप पूछे, आप जानने की कोशिश करें। अगर पेरेंट्स ही या फैकल्टी उस चीज को एक स्नब करके रखेगा बच्चे को एक डब्बे के अंदर कि नहीं 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 ये नहीं, देखिए हर किसी का एक तज्जिया अलग होता है ना, एक आपका हर चीज को देखने का नजरिया मुख्तलिफ होता है। लेकिन अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को फ्रीडम दे ही नहीं रहे कि ठीक है पूछो, हम घर में तंग नहीं आ रहे होते इतने सवाल पूछ रहे, फजूल के सवाल ना करो, चुप करके, जिससे बंदा डर के तो बस बैठ जाओ। सो इस तरह की चीजें बहुत बचपन से ही ना हम बच्चे को बंद करना शुरू कर, और जब आपने वो सप्रेस करना शुरू कर दिया तो वो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। जो बच्चा पूरी जिंदगी एक बंद डब्बे में जिसने आपको जबरदस्त आपने उसको डाले रखा है, क्या आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल को वो बड़ा होके कोई कारनामा सर अंजाम देगा? दुनिया इनोवेशन की तरफ जा रही है, हम डिजिटल आई वुड से एडवांसमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। एआई एक जमाने में लगता था कि चलो दहाई बाद शायद कोई चीज आ जाए, राइट नाउ एआई इज एक्सेसिबल ऑन योर फोन्स। तो मतलब यूं एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो आप कैसे एक उसको, तो आई थिंक पेरेंट्स एंड द स्कूल वो नंबर्स की रिच से बाहर निकल आए। वो नंबर की रिच से आप एक ऐसा बच्चा बड़े होके बनाएंगे जो एक फॉर इंस्टेंस कंपनी में एक फाइलें खोल के एक किसी कोने में बैठा रहेगा, और रिटायरमेंट के बाद शायद वो सोच रहा हो कि मैंने पूरी जिंदगी गंवा दी, शायद मैं ये कर सकता था, शायद मैं वो कर सकता था। तो जो गिल्ट है, अच्छा, बहुत सारे लोग, जिस तरह निम्रा ने भी सवाल किया कि वो अपने अंदर का टैलेंट पहचान ही नहीं सकते। मतलब लेट्स सपोज आप एक जॉब कर रही है या मैं एक जॉब कर रहा हूँ या निम्रा इवन, तो हम जब इस जॉब से कि बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो हमें पता होगा यार कि हम इसके बाहर कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये इंसान किस तरह पहचान सकता है कि उसके अंदर क्या क्या एबिलिटीज हैं? यही है कि फिर आप अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें आपके आसपास। अगर आप जैसे हायर एजुकेशन में तो हम इंटर्नशिप्स का कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली जब इंटर्नशिप्स का कॉन्सेप्ट आता है वो इसी तरह आता है कि आप जाएं यहाँ देखें,
आपको समझ आ जाती है ये मेरे लिए बना, ये मेरे लिए नहीं बना। अब इसमें अगर मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मीडिया की फील्ड में जो हूँ आऊंगी। मैं यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री करी थी और वो डिग्री जो है मेरी बिजनेस से रिलेटेड थी। बिल्कुल। और उसी में मुझे एक आपके स्टेट चैनल की तरफ से अपॉर्चुनिटी आई एंड दैट इज हाउ माय जर्नी ऑफ मीडिया स्टार्टेड। Okay. तो आई थिंक वही जब मैंने करना शुरू किया, जब मैं स्क्रीन पे गई और समझ आई, मैंने कहा ये तो बड़े मजे का काम है। क्योंकि उस काम में आपका इंटरेस्ट था। Yes, Interest था। exactly. और आज तक फिर वही परस्यू कर और हमारे यहाँ स्टूडेंट शायद अभी तक उनको यही प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी। एफएससी कर ली हमने, बस 2 ही चीजें दे दी हमें, प्री इंजीनियरिंग या फिर हम प्री मेड में जा रहे हैं और बस उससे आगे पीछे तो दुनिया है ही नहीं और आपको उसी में स्टक रहना है। ऐसे ही है। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे बड़ा मसला आई थिंक। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि पेरेंट्स का इसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल हो सकता है। और वही आजकल तो इतनी अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास कोई फ्री टाइम भी होता है, जैसे समर्स का टाइम होता है, चेक करें कि आपके आसपास कोई सेमिनार्स हो रहे हैं, कोई वर्कशॉप्स हो रही हैं, कोई कैंप्स हो रहे हैं, वहां जाके शायद आपको समझ आ जाए कि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, ये तो मुझे बड़े मजे का लग रहा है, इस डिस्कशन में मुझे मजा Explore आया। करें। यस, और अगर आप अपनी डोमेन अगर आपको मिल जाती है, और मैं नम्रा ऑनेस्टली कहती हूँ कि जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया, लोगों की जिंदगी गुजर जाती है लेकिन उनको अपनी जिंदगी का पर्पस नहीं मिलता, जिसको हम इकिगाई का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। वो पर्पस आपको कब मिलेगा? जब आपको सबसे पहले पता लगे मैं पैशनेट इस चीज के बारे में। हमारे इतने आर्टिस्ट जो क्रिएटिविटी उनकी मर जाती है, मतलब उनको म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, दे वांट टू प्ले इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन हमारे यहाँ एक कल्चर स्टीरियोटाइप क्या बना, पहले पढ़ाई कर लो फिर देख लेना। और ये बड़ा पॉइंट है वैसे निम्रा, और ये मैं इसी तरफ आ रहा था कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ना होने के बराबर हैं। आप सुबह जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं और वापस निकल जाते हैं, इवन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो आप एक साइड पे रख दें, प्ले ग्राउंड्स भी नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उसकी वजह से आपको एक बहुत डिस्क्रिमिनेशन सी फेस करनी पड़ जाती है। जब एंड में लॉट्स निकलती हैं तो वो आपको समझ आ जाती है, जो कुछ थोड़े शार्प हैं, जिनको वो शायद अपॉर्चुनिटीज मिली, जिन्होंने स्पोर्ट्स में भी किया, जिनकी पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन की स्किल अच्छी। आपको पता है अभी यूनिवर्सिटी से इतने ग्रेजुएट करके निकलते हैं और उनको जॉब्स नहीं मिलती। जॉब ना मिलने का सबसे बड़ा एक जो रीजन, आई वाज रिसेंटली स्टडीइंग दिस, एक रिसर्च थी कि लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्होंने इंटरव्यू में बैठना कैसे है, उन्होंने बॉडी लैंग्वेज उनकी क्या होनी चाहिए। वो अगर आपने 4 साल लगा के एक डिग्री हासिल कर ली लेकिन आपको इंटरव्यू में बैठना ही नहीं आ रहा, आपको वो आई मूवमेंट नहीं करनी आ रही, तो क्या तो आपकी वो एजुकेशन किस काम की थी? बिल्कुल ऐसे। यही तो मसला है कि शायद थीरीज वगैरह, किताबें, अब हमारा एक छोटा सा बच्चा 2-3 साल का, यार इतना बड़ा उसका बैग होता है, उसके कंधों पे एग्जैक्टली उसके कंधे देख के दुख होना शुरू हो जाता है आपको कि व्हाट आर वी डूइंग विद दिस चाइल्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो फिर शायद यही मसला है कि वो बोझ लाद देते हैं लेकिन आपको स्किल नहीं दे रहे हैं, और वो फिर आपकी अक्ल को एनहांस भी नहीं करे। मतलब उस नॉलेज का क्या फायदा जो आपको कुछ सिखा नहीं रही, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को जो है वो उजागर नहीं करी, आपको उस तरह सोचने पे मजबूर नहीं करी, तो वो फिर आप रटे ना ही लगे। अच्छा, इन पाकिस्तान केस जिस तरह निम्रा ने कहा इसी तरह होता है, स्कूल में बच्चा जा रहा है, उससे बड़ा उसका बैग है, लेकिन अगर आप दुनिया के प्रोस्पेक्ट में देखें तो वहाँ पे क्या डिफरेंट है, क्यों वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आगे होते हैं? क्या उनका एजुकेशनल सिस्टम हमारे से 100 डिग्री डिफरेंट है? यस, एजुकेशनल सिस्टम बहुत डिफरेंट है। अब जैसे हमारे यहाँ एक जमाने में AO लेवल्स का बहुत कॉन्सेप्ट आया था, अब वो भी एडवांस कर गए, बहुत सारे स्कूल AO लेवल्स के कॉन्सेप्ट को खत्म करके एक IB इज द न्यू कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान, उसको फॉलो कर रहे हैं। अब ये कुछ ऐसे सिस्टम्स आए हैं जहाँ पे जो सालाना इम्तिहानात का सिस्टम था उसको खत्म किया जा रहा है कि बच्चा साल के बाद वो एग्जाम वाले प्रेशर में कि उसने अगर याद किया हुआ है और वो एग्जाम के 2 घंटे में बैठ के लिखता है तो करे एग्जैक्टली, तो वो अगली क्लास में पास करेगा। नाउ द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स अ कोलैबोरेटिव सिस्टम जहाँ पे प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, और वो प्रोजेक्ट्स भी आपने टीम में करने हैं। हम आजकल दुनिया में एग्जैक्टली और आपने लीडरशिप आए, इस तरह के स्किल्स को जो है इनहांस करने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स को, और अब वो प्रोजेक्ट्स पे यूनिवर्सल ग्लोबल टॉपिक्स के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की जा रही है, डिजिटल इंक्लूजन की तरफ बात की जा रही है, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की जाएगी। तो छोटे छोटे बच्चों में इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को इनकलकेट करने के exactly, ये जो आपने बात की, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ऐड करते चलूं कि आपने जो बात की ना कि टीम वर्क हो रही है, उसमें लीडरशिप आ रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि इसके जरिए को एग्जिस्टेंस आ जाएगी। अभी हम लोग जैसे ही डिग्रीज करके बाहर निकलते हैं, डायरेक्टली हम ऑफिस में आते हैं और ऑफिस का माहौल इस तरह का होता है जहाँ पे यू नीड टू को एग्जिस्ट। एग्जैक्टली, तो हम एडजस्ट नहीं, 6 महीने क्या पूरी जिंदगी गुजर जाती है, कभी इससे लड़ाई चल रही है, कभी
वैल्यू से, बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ टू कोएग्जिस्ट। वही है, और आजकल तो अगर आप कंपनीज के कल्चर की बात करें तो वो डाइवर्सिटी को जो है अप्रिशिएट करिए और एक्नॉलेज करिए। लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट जुबानों से उनका ताल्लुक हो, डिफरेंट माइंडसेट रखते हो, और ऐसे लोग अगर एक टीम में हो तो आपको पता है कि इस टीम से आपको किसी भी मसले के लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हर कोई अपने अपने एक्सपोजर के हिसाब से टेबल के ऊपर एक मुनफरद चीज लेके आ रहा होगा। एंड दैट इज हाउ इनोवेशन की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ सोसाइटी जा रही होती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम अब ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, एडजस्ट नहीं हो रहे। क्यों? आप अपनी मर्जी के क्योंकि भाई आप इसके लिए नहीं सीखे सर्वाइव करने की। ये जो टॉलरेंस है, ये जो टीम वर्क है, ये जो को एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, ये वही प्रोजेक्ट। आपको पता है ना, यूनिवर्सिटी में अगर आप लोगों को भी, वो तो बाज़ औक़ात हम भी टीचर से लड़ते थे, हमें अपनी मर्जी का ग्रुप बनाने दें, हमें अपने दोस्त उसमें डालने दें, बट वो करते थे नहीं। अब जाके उस चीज की समझ आती है कि यही इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी जिंदगी वो लोग आपके साथ हो जो आपके बिहेवियर से मैच नहीं करते, ताकि आप उनको टॉलरेट करना सीख लें। आपको जिंदगी में रेडियो की तरह होना चाहिए, जो गाना लगा वो आपने सुनना है। सही बात है। और देखिए, वरना तो बंदा के स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ाई तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। जब कोविड का टाइम आया स्पेशली, तो घर बैठे करना नहीं शुरू कर दी थी लोगों ने, डिग्रीज उनको भी मिली हैं, अब तो वो इतना ट्रेंड कॉमन हो चुका है। लेकिन क्यों जाना है, आपको वो पंक्चुअलिटी मिलेगी, आपको वो लोगों के साथ सोशल गैदरिंग होगी, एग्जैक्टली, आपके सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं। तो ये सारी चीजें उसके लिए लड़ाई झगड़ा करो कि एक बार एक दूसरे को, एक बार खुद फर्श पे गिरोगे, एक बार दूसरे को गिराओगे, ये बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। बच्चा इससे बहुत सीखता है भाई, उसको पता चलता है कि मुझे किस जगह पे क्या रिएक्शन के साथ आना है। हम लोग बड़ा इस पे, जितनी भी माएँ हमें सुन रही है ना, आज आपकी जो परेशानियां हैं वो मरियम दूर करने के लिए यहाँ पे बैठी हैं। मरियम ने बता दिया कि आपका बच्चा, हाँ हम भी हैं, हमने इनको बुलाया तो डेफिनेटली हमारा भी किरदार है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है उसको डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। और आज से मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। फेलियर बन के जीना वैसे भी कोई सोल्यूशन नहीं है, हम तो फेलियर बन के जिंदा रहना शुरू कर देते हैं। आपके ज़हन में कोई ऐसे नाम अभी आ रहे हैं मरियम, जो आपको लगता हो कि जो एकेडमिक्स में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन पूरी दुनिया खरीद लिया उन्होंने? आपके सामने हो यार। आप वैसे बात करें, मतलब हम तो ये कहते हैं कि मीडिया फील्ड में मोस्टली जो आते हैं, मुझे पर्सनली भी लोगों का यही लगता था। एक पॉइंट के बाद मैं उनको बताती थी कि बात सुने, मेरे पास ये डिग्री भी है, अभी भी आई एम डूइंग MBA, लेकिन लोगों का एक होता है कि अगर मीडिया में है तो फिर तो पढ़ा लिखा नहीं है, बड़ा इजी डिग्री की है, या और कहीं नहीं हो रहा था एडमिशन तो आपने ये कर लिया। इसी तरह बड़े बड़े जायंट्स की बात करें, स्टीव जॉब्स इज वन नेम, ही वाज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, लेकिन देन अगेन मैं कहती हूँ उनसे उस तरीके से इंस्पायर ना हो, उनको कॉलेज ड्रॉप आउट, कॉलेज जाने से पहले बहुत सारे स्किल्स उन्होंने एक्वायर कर ली थी, वो सब विजनरी। हमारे लोग तो उस तरह एग्जांपल देते हैं, एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। हाँ, हमारे यहाँ हो सकता है सारे बच्चे कहें अच्छा स्टीव जॉब्स पे वो ड्रॉप आउट था, मैं भी ड्रॉप आउट हो गया, तो क्या मसला है, इतनी बड़ी बात है। गलत ऐसा भी नहीं है जानबूझ के लापरवाही करें, लेकिन ये है कि अगर आपको खुद को एक्सप्लोर करने में आसानी होगी और आपको समझ आ गया कि दिस इज व्हाट दैट आई वांट टू डू एंड दिस इज व्हाट दैट आई डू नॉट वांट टू डू, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। वो ये कि हमने एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना है। लोग फेलियर से डरते हैं, हम अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा, क्या होगा, हाँ। आज कोई शायद बात कह दे, कल क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, लोग भूल जाते हैं। हमने अपने ऊपर ज्यादा तारीफ किया होता है, उस वजह से हम एक्सपेरिमेंट्स करते नहीं। और मैं हमेशा कहती हूँ ग्रोथ वहां होती है जहां आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड दैट इज वेयर you learn things. Exactly. Challenge. Thank you so very much for joining us, Mariam. It was really nice talking to you. I hope so कि बहनें, हमारी माएँ और बेगमात इस वक्त हमें देख रही हैं, उन्होंने ज़रूर इस सेगमेंट से कुछ ना कुछ सीखा होगा, और सिर्फ सीखा नहीं होगा बल्कि अमल भी करेंगी इस पे, और अपने बच्चों को उसी तरह लेके चलेंगी जैसे हमने कुछ बातें आपको बताने की कोशिश की। अच्छा, यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक, आप ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो कुछ दिनों से आप भी अपने दोस्तों और अजीज़ व अकारिब से शिकायत सुन रहे होंगे, जैसे इंटरनेट की स्पीड बिल्कुल ही बैठ गई है, व्हाट्सएप नहीं खुल रहा और वॉइस नोट या तस्वीर नहीं भेजी जा रही, अगर चली गई है तो जिसे भेजी है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहा। और निम्रा, आपने कहा कि आप खुश क्यों रहते हैं? तो खुश इस वजह से कि जब ये सब कुछ नहीं चलेगा तो लोग टीवी देखेंगे। Very nice, very good, so smart. I couldn't even
think of that. You're Yes, very smart. I like exactly. that. अच्छा जी, खैर लाखों सारिफीन जो है हमारे मोबाइल डेटा पर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी ऐप्स तक रसाई या उसके इस्तेमाल में दुश्वारी का सामना पिछले कुछ रोज में तो ज्यादा था, अभी फिर भी बेहतर हुआ, बट अगेन वी कैन नेवर प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। 1 मिनट के लिए आपका इंटरनेट बंद हो जाता है, फिर नेक्स्ट मिनट चल रहा होता है, तो ये हो क्यों रहा है? और फिर साथ ही Exactly. साथ जो सारिफीन है वो सोशल मीडिया ऐप्स तक रसाई में दुश्वारी का सामना क्यों कर रहा है? एक ऐसे वक्त भी दरपेश है जहां पर पाकिस्तान में सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स पर ये बात गर्दिश कर रही है कि हुकूमत इंटरनेट पर मवाद को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल लगा रही है, बल्कि लग भी चुकी। लगता है कि हम डिजिटल मार्शल लॉ के दौर में जी रहे हैं। डिजिटल दहशतगर्दी की टर्म्स जैसी टर्म्स है वो हमारे सामने आ रही हैं। अब ये सारे मामलात हैं, ये क्या मामलात हैं, इस पर बातचीत करने के लिए कमल चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक टेक एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम कमल। वालेकुम अस्सलाम। कमल कैसी हैं आप, ये भी बताएं और साथ ये बताएं कि क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट, ये हमें किस तरह कंट्रोल करने के बारे में सोचा जा रहा है और क्या कंट्रोल करना इज द ओनली सोल्यूशन? देखें ये तो देखें सबसे पहले तो जो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन ही दे सकती हूँ, और वो ये कि जब आप इस तरह के अथॉरिटेरियन डिजिटल अथॉरिटेरियन मूव्स करते हैं, तो ये मूव्स जो है बहुत सारे और मुल्कों में भी हुए हैं। चाइना में इस तरह के चीज़ें हैं। आपने देखा होगा जब आप यूएई वगैरह जाते हैं तो आप व्हाट्सएप पे कॉल्स नहीं कर सकते, एक्सेट्रा। उनके अपने जो है वो सॉफ्टवेयर है वहाँ पे जिस पे वो कॉल्स करते हैं। मगर दिस इज़ नॉट, मगर जो सोसाइटीज़ जिन्होंने वाकई बहुत एडवांसमेंट की है, वो सोसाइटीज़ जो बहुत कह लें कि जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आई एम फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट। आई थिंक कि लोगों की क्रिएटिविटी को ये स्टाइफल करता है, और अजीब अजीब जो है वो, जैसे आपने बिल्कुल ये ठीक कहा कि अभी वो टेस्टिंग फेज में, क्योंकि जो वो चीज़ें वॉट एवर इज बीइंग पुट इनटू प्लेस इज इन अ टेस्टिंग फेज, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं, जो कि सिक्योरिटी देखें ऐसी होनी चाहिए जो कि इंसान की क्रिएटिविटी को ब्लॉक ना करे, कोई जो लेजिटिमेट चीज़ें हैं उनको ब्लॉक ना करे। अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी इजंट देयर येट कि हम जो है वो सिर्फ वही चीज़ें ब्लॉक कर सकें जो कि जिसमें कोई ना कोई ऐसा कंटेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इस हद तक, इस एक्यूरेसी के साथ वो कंटेंट को नहीं डिसाइफर कर सकती कि ये वाला कंटेंट मलिशियस है और ये वाला कंटेंट जो है ये ओके टू गो है। तो इस वजह से बहुत सारा जो कोशर कंटेंट जिसे हम कहते हैं कि जो बिल्कुल सही कंटेंट होता है, बहुत सारा वो वाला कंटेंट, हार्मलेस पिक्चर्स, हार्मलेस वीडियोस, हार्मलेस पोस्ट वगैरह भी ब्लॉक हो जाते हैं और ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका बहुत स्लो हो जाता है। अब की दुनिया जहाँ पे एआई है, जहाँ पे हर चीज़ डिजिटल हो रही है, जहाँ पे आपकी जो तरक्की है वो पूरा एक टेक के ऊपर डिपेंडेंट है, उस दौर में ये कर देना मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा है। इवन अच्छा, दुनिया कैश को खत्म कर चुकी है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा कमल, अगर पूरी दुनिया की भी अगर बात की जाए तो दुनिया में भी इंटरनेट के हवाले से बड़ी तशवीश पाई जाती है। आप अमेरिका को देख लें, आप पूरी दुनिया के बड़े बड़े चीज़ा ममालिक देख लें, चीन ने तो इसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। सो दुनिया परेशान क्यों है सोशल ऐप से, क्या वजह है दुनिया की परेशानी की? देखिए बहुत सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे तो पूरी एक ऐप को ही ब्लॉक, जैसे टिकटॉक को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। मगर ये बात सच है कि जो हमारे ऐसी रिजीम्स हैं, जो कि गवर्नमेंट्स हैं, बहुत सालों से, पिछले कई ह्यूमन एवोल्यूशन में, पिछले कई 100 सदियों से, दे ऑलवेज कंट्रोल द नैरेटिव। जो मैस तक जाता है नैरेटिव उसको वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ 100 सालों से हमने देखा कि एडवांसमेंट हो रही है, ऐसे टूल्स आ रहे हैं, टेलीफोनी आई पहले, फिर रेडियो सिस्टम्स आए, फिर टेलीविजन आ गया। तो वो ऐसी चीजें थी जिनको फिर भी कंट्रोल करना आसान था। मगर अब इंटरनेट पे एवरीबडी हैज कम कंटेंट क्रिएटर। पहले तो जो कंटेंट क्रिएटर्स थे वो, जैसे आपने टीवी का कहा कि लोग देखेंगे, टीवी पे कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, कहीं ना कहीं किसी एक चीज पे होते हैं, सेंट्रल जगह से एक इंफॉर्मेशन जारी होती है। मगर इंटरनेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब है कि कोई भी कहीं से भी कंटेंट क्रिएट करके उसे अपलोड कर सकता है। इससे हम कहते हैं कि कंटेंट डिप्लोमेसी आ गई है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी आ गई है कंटेंट की डेमोक्रेसी जो है ये एक ऐसी चीज है जो कि जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, जो कि नैरेटिव को कंट्रोल करती हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो इस वजह से ये वाली चीजें आपने देखी हैं कि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो है वो नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए और अवाम को अपनी सोच के ऊपर करने के लिए कि वो वैसे ही सोचें जैसे वो चाहते हैं,
ये इस तरह की टेक्नोलॉजीज लेकर आती हैं और तरक्की को स्टाइफल करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हमारी हुकूमत की आप बात करिए कि नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए उनको ये सब करने की जरूरत पड़ती है, और फिर जब अवाम उनसे सवाल पूछते हैं कि हमारा जो देखिए डिजिटल राइट्स भी है ना, तो हमारे ये डिजिटल राइट्स को क्यों छीना जा रहा है हमसे, तो हुकूमत का आर्ग्यूमेंट, बल्कि आप अभी नून लीग की अगर गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई देखिए सबसे बड़ी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमेरिका की बात कर लें वहां पर भी फायरवॉल है, हालांकि वहां पर नहीं है, चीन एक चले एक अलग अलग मिसाल है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स हुकूमत के बड़े वीक होते हैं, और शायद ये यहीं से बता देते हैं कि ये कितने वीक स्टेप्स हैं हमारे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये बहुत वीक स्टेप्स हैं, और ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक मुल्क में एक खुला जब आप देते हैं तो वहीं पे तरक्की होती है। वेस्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि वहां पे इतनी स्टार्टअप्स आती हैं, इतना कुछ है, टेक के अंदर सबसे ज्यादा तरक्की वेस्ट में इसलिए होती है यूरोपियन कंट्रीज में, बिकॉज इस तरह की कोई बंदिश नहीं है वहां पे मीडिया ठीक है, इस गैग तरह की नहीं कोई है। बंदिश एग्जैक्टली तो ये जब आप इस तरह की चीजें डालना शुरू कर देते हैं, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आपका मुल्क, अभी तो आपका मुल्क इकोनॉमिकली इतना एक ऐसी जगह पे जहां पे आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप इस तरह की चीजें करें। यू वांट पीपल, आप चाहते हैं कि आपकी मुल्क की कैपेसिटिव प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़े। प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप अपनी आवाम को अलाउ करें कि वो अपनी फुल क्रिएटिव फ्रीडम के साथ बाहर निकलें और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। हमारे मुल्क हमारे मुल्क में 69% आबादी है जो कि 30 ईयर से कम उम्र की है। ये सारे वो लोग हैं जो कि अगर को पूरी खुली इजाजत दे दी जाए, जो कि अभी भी आपने देखा होगा पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे है व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग। अब अगर आप वीपीएन्स ब्लॉक करना शुरू कर देंगे, इंटरनेट पे ब्लॉकेज ले आएंगे, तो इन सारे फ्रीलांसर्स का क्या होगा? बहुत सारे चीजें एक्सेस, इनका काम इतना स्लो हो जाएगा, दे विल नॉट बी एबल टू डिलीवर क्वालिटी कंटेंट। और जो हम उस राह पे चल ही पड़े हैं, उस पे बड़ी रुकावटें आ रही। तो मेरे तो ख्याल में कि ये बहुत एक इट्स नॉट अ वाइज मूव। अच्छा, जिस तरह आपने फ्रीलांसर्स की बात की, पाकिस्तान में आप देखिए तो डिफरेंट जगहों पे आप करंट अफेयर देखिए, आप स्पोर्ट्स देखिए, डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं जो कि अपना कंटेंट बनाते हैं, फिर वेबसाइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो ये एक किस्म का तो ज़ेर मुबादला इससे भी आ रहा है। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्यों नहीं देख रही हमारी गवर्नमेंट? इसलिए क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है अनफॉर्चुनेटली जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसकी प्रायोरिटी को अगर रखे सामने तो ये सारे इस तरह के इकदाम ना करे, मगर अनफॉर्चुनेटली वो जो पॉलिटिकल नैरेटिव कंट्रोल है उसको प्रायोरिटी रखा जा रहा है, एंड व्हिच इज व्हाई इट्स नॉट एडवाइजेबल। अच्छा, मगर मैं एक चीज यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, आपने वो सवाल मुझसे नहीं पूछा। मैं बहुत सारे मैसेजेस देख रही हूँ व्हाट्सएप पे कि आपके वो जो व्हाट्सएप पे 3 टिक आ जाएंगे और ऐसे हो जाएगा, और व्हाट्सएप को भी लोग मॉनिटर करना शुरू कर देंगे। उनके उसका जो देखिए, मैं आपको एक चीज बताती चलूं कि ये जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, देर ऑल वेस्टर्न कंपनीज हैं, तो इसका एक्सेस किसी गवर्नमेंट के पास नहीं है। मे बी वेस्टर्न गवर्नमेंट के पास हो, मगर एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट के पास व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं है, विच मीन्स कि उसमें 3 टिक्स आए, ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसमें तो फिर सॉफ्टवेयर में उसको चेंज करना पड़ेगा ना, कि आपके 3 टिक्स आए तो कभी रेड आ जाए कि गवर्नमेंट ने नोटिस ले लिया, ये वो इस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल में अच्छा, वो जो एक वीलॉग भी चल रहे हैं आजकल, पॉडकास्ट भी चल रही है, कंवल के व्हाट्सएप भी रिकॉर्ड हो सकता है, कॉल्स रिकॉर्ड हो सकती हैं, मैसेजेस रिकॉर्ड हो सकते हैं, ये आप कैटेगोरिकली बता रही हैं कि उसका एक्सेस हमारी गवर्नमेंट के पास या हमारे किसी एजेंसी के पास है ही नहीं। देखिए, उसका एक्सेस इस तरह से जरूर हो सकता है कि कहां से ओरिजिनेट हुआ, किस आईपी से ओरिजिनेट हुआ, किस आईपी पे गया, कहां से शुरू हुआ, कहां से खत्म हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मगर जो कंटेंट है वो सिर्फ तभी एक्सेस हो सकता है अगर उसके फोन के ऊपर जो आपका डिवाइस होता है, अगर उस डिवाइस के ऊपर कोई ऐसी चीज है जो कि जो भी डिवाइस से कंटेंट जनरेट होता है उसको रिकॉर्ड कर सकती है, तो फिर हो सकता है। वरना थैंक यू कंवल, आपने काफी सारे ब्रेकअप्स होने से बचा ली है। क्योंकि देखिए जो जी जी जी, अच्छा, उनकी ऑडियो का वो इंक्रिप्टेड होता है, और उसकी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो है पास है वो हमारी। ठीक, अच्छा, उनकी ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है। कंवल आप कवल बताइएगा, आप स्टार्ट से वापस बताइएगा, आपकी आवाज में कुछ इंटरप्शन थी।
कमल, आप हमें सुन पा रही हैं? देयर इज सम इशू। कुछ इशू चल हाँ, रहा तो है। ठीक, और अब मुझे आपकी आवाज जी चलिए जी जी, कमल, बताइएगा प्लीज। कमल। आवाज खत्म होगी। जी कमल। जी जी, तो मैं ये कह रही थी कि जो पेलोड होता है, जो व्हाट्सएप का पेलोड होता है, जिसमें जो एक्चुअल कंटेंट होता है मैसेज का, वो इनक्रिप्टेड होता है। उसके कहते हैं WPA2 इंक्रिप्शन। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन होती है, जो कि उसकी की चाहिए होती है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए। बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स भी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए वो कीज जो हैं वो किसी के पास नहीं होती। वो हमारी गवर्नमेंट के पास सर्टेनली नहीं है। मगर अगर आपके फोन पे कोई स्पाईवेयर इंस्टॉल्ड है, लाइक लेट्स से आप अपने जब फोन खरीदते हैं, यहाँ से कोई फोन खरीदते हैं पाकिस्तान से, उसमें कोई स्पाईवेयर इंस्टॉल्ड है, तो फिर बिल्कुल वो सुन सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो मतलब बहुत सारे मसाइल जो हमें लग रहा है कि वो हो रहे हैं, अब इसकी वजह से वो नहीं हुए। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कमल से, थोड़ा सा गैर निसाबी सवाल है। कमल, ये आप टेक एक्सपर्ट बन गई हैं, आपको मूवीज की तरफ जाना चाहिए था। आप तो ऐश्वर्या राय के साथ बहुत ज्यादा मिलती हैं। जी, मैं बहुत अरसे से ही, पिछले काफी सालों से मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में थी। पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले आई हूँ, तो मेरा सारा बैकग्राउंड ही टेक है। दैट्स ऑल आई नो। एक्टिंग तो मुझे आती नहीं है। ठीक, नहीं वैसे कि ऑफर नहीं हुई आपका? लाजमी बात है, इंस्टाग्राम भी होगा, फेसबुक भी होगा, किसी ने ऑफर नहीं की कि है, मूवी बना ले? she's और यस, पॉपुलर हैं आप। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि किसी ने ऑफर नहीं की आपको? जी, ऑफर हुई, बट मैंने जैसे कहा, ना तो मुझे आता है, ना वो मेरा ब्रांड है। तो अच्छा, बस खुद नहीं that's आना not चाहती है? fair। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं? हाँ, कमल आप हमें सुन पा रही हैं? जी अच्छा चले, नहीं नहीं, मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई ठीक। रिस्ट्रिक्शन का पूछा तो मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक, ठीक। माय हस्बैंड इज वेरी वेरी सपोर्टिव, हाँ, सो बट ये मेरी अपनी choice है। सही चलिए, हो गया। हमारा अच्छा, मशवरा है, इस पे अमल कर लीजिएगा कभी कभार। चले, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कमल बताइएगा। समथिंग रियली अमेजिंग पॉप्स अप। ठीक हो गया। अच्छा कमल, जल्दी से बताइएगा, टाइम कम है हमारे पास। ट्विटर को बंद करना, डू यू थिंक इट इज अ सोल्यूशन, या फिर उसको रेगुलेट करना चाहिए था हमारी हुकूमत को? रेगुलेट कर नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, ट्विटर का एक्सेस उनके पास नहीं है। मगर बंद करना इज नेवर अ सोल्यूशन। बंद करना इज नेवर अ सोल्यूशन। ठीक, तो फिर क्या करना, क्या चाहिए? खोलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखें, आप ऐसी चीजें करें, आप अवाम की जो कलेक्टिव सोच है उसको चेंज करें, नॉट बाय Good. अथॉरिटेरियन बंद करके चीजें, बट खुद को चेंज करके कर लेना कि अवाम ही आपके बारे में अच्छा सोचे। बिल्कुल, एग्जैक्टली मेरा यही Exactly. पॉइंट है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस कमल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि हुकूमतों को जहाँ पे कंट्रोल करने के लिए इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, इतने जतन करने पड़ते हैं, वहीं पे आप अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी गवर्नेंस पे काम करना शुरू कर देना, तो यकीन करें कोई भी आके इंटरनेट पे आपके खिलाफ नहीं बोलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अवाम भी पागल नहीं होते जो वैसे Exactly. शिकवा शिकायत लेके इंटरनेट पे पहुंच जाए। उनके पास अपनी पिक्चर्स आप अपने हालात ठीक करें तो अवाम आपके हक में भी बात आपके हक करेगी। में बात आपके करेगी हालात अवाम। ठीक नहीं है। आपको उनको इस तरह बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलें जी। ठीक, चलें जी, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है खत्म जी। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। मुझे और निम्रा को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने अल्लाह निगहबान। हाफिज।